के ऊपर। तो हमारी यूनिट नंबर 6 चलेगी आज। स्क्रीन विजिबल हो रही है आपको? नहीं सर। ओके। अब आ रही है स्क्रीन? मेरे को अभी भी नहीं आ रही है, पता नहीं बाकी लोगों को दिख रहा है। अब आ गया सर, अब दिख ओके, रहा है। ठीक है। तो स्टूडेंट, हमारा टॉपिक है रेशो एनालिसिस, ठीक है। तो रेशो एनालिसिस में हमने डिफरेंट रेशोस के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपकी सॉल्वेंसी रेशो, लिक्विडिटी रेशो, एक्टिविटी रेशो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, मार्केट टेस्ट रेशो, ये सारे आपके सिलेबस में दी हुई हैं। ठीक है, ये हमारे शेक होल्डर्स के लिए ज़रूरी होती है। अगर कोई शेक होल्डर्स बिजनेस के शेयर्स ले रहा है या बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाह रहा है, उनके म्यूचुअल फंड्स में, उनके उनसे लेन देन में, तो रेशो से बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता लगती है हमारी। ठीक है, तो सोलवेंसी रेशोस में सबसे पहले आते हैं हम। सोलवेंसी रेशियोज इज आल्सो द फाइनेंशियल रेशो होती है। ये बताती है कि कोई कंपनी लॉन्ग टर्म में अपने डेप्ट्स को मतलब कि डेप्ट्स जो होते हैं, कर्ज होते हैं ना कंपनीज के, उसे चुकाने की कैपेबिलिटी रखती है या नहीं रखती। ये कौन सी रेशो बताती है? हमारी सॉल्वेंसी रेशो। ठीक है, इससे हमें पता लगता है कि हमारी कंपनी लॉन्ग टर्म के अंदर जितने भी हमारे डेप्ट से चुका सकेगी या नहीं चुका पाएगी, उसके रिलेटेड। जितनी हम कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है, ये ज़्यादा उधार पर चल रही है, ये सोल्वेंसी रेशो पर पता लगता है। हमें पता चलता है सोल्वेंसी रेशो से कंपनी ने ज़्यादा उधार ले रखा है या फाइनेंशियली स्ट्रांग है। आपको कुछ आइडिया है इसके अंदर किस टाइप की रेशो आ सकती है, क्या क्या इंक्लूड हो सकता है? कोई स्टूडेंट बताना चाहे अपने व्यूज तो बता सकता है। चैट बॉक्स में मुझे रिप्लाई दे सकते हो। आई विल चेक द चैट बॉक्स। इसके अंदर हमारी आती है डेब्ट टू इक्विटी रेशो। ठीक है, जिसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है? डेब्ट डिवाइड बाय इक्विटी। यह बताता है कि कंपनी ने कितने पैसे लोन लिए हैं और कितने पैसे लगाए हैं। ठीक है, तो ज़्यादा रेशो हम ये कह सकते हैं कि कंपनी ने कितने पैसे लोन पे लिए हैं और कितने लगाए हैं, वो हमें किसके थ्रू निकलता है? डेब्ट इक्विटी रेशो के थ्रू। और इसका दूसरा एग्जांपल हम ये कह सकते हैं, रेशो इसके अंदर कवरेज होती है हमारी इंटरेस्ट कवरेज रेशो। ठीक है, जिसमें ईबीआईटी को डिवाइड बाय किया जाता है इंटरेस्ट से। और इसके अंदर हमारी थर्ड रेशो आती है डेब्ट टू एसेट्स रेशो, जिसमें हम डेब्ट्स को, जो हमारे कर्ज होते हैं, उसे टोटल डिवाइड कर देते हैं टोटल एसेट से। ठीक है, कंपनी के टोटल एसेट्स का कितना हिस्सा लोन से फाइनेंस हुआ है, उसे चेक करने के लिए हमारा यूज किया जाता है डेब्ट टू इक्विटी रेशो। अगली रेशो लेके चलते हैं हम। नेक्स्ट रेशो यहाँ पे लिक्विडिटी रेशो लिखी हुई है। इसका लिक्विडिटी रेशो के बारे में कोई आप आइडिया कुछ जानता है कोई स्टूडेंट, तो चैट बॉक्स में रिप्लाई करें। चैट बॉक्स में देखता हूँ कोई रिप्लाई आया है? नहीं। चैट बॉक्स में आपने रिप्लाई नहीं दिया, यानी कि आपको नॉलेज नहीं है। तो थोड़ा मैं डिस्कस कर लेता हूँ इसके ऊपर आपके। लिक्विडिटी रेशो का यूज यह जानने के लिए होता है कि कंपनी शॉर्ट टर्म में अपनी करंट लायबिलिटीज को पे कर सकती है या नहीं। ठीक है, शॉर्ट टर्म में कंपनी अपनी करंट लायबिलिटीज को पे कर सकती है या नहीं कर सकती। इसके अंदर हमारे शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल हेल्थ चेक करना होता है, जैसे कंपनी तुरंत अपने बिल, सैलरी, सप्लायर्स की पेमेंट कर सकती है या नहीं। ठीक है,
अगर लिक्विडिटी लो है तो कंपनी को कैश प्रॉब्लम हो सकती है ना, तो हम ये कह सकते हैं। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। इसके अंदर हमारी कॉमन लिक्विडिटी रेशो में करंट रेशो आती है। करंट रेशो का फॉर्मूला होता है हमारी करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज हो जाती है। जो करंट एसेट्स होती है उसे हम डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी से कर देते हैं। और इसका आइडियल रेशो माना जाता है करंट रेशो का 2:1। ठीक है, ये आइडियल माना जाता है। इसके अंदर हमारा क्विक रेशियो इंक्लूड होता है, जिसमें जिसे हम एसिड टेस्ट रेशियो कहते हैं। क्विक रेशियो में हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं स्टूडेंट, जिसके अंदर हम अपने करंट एसेट्स में से लेस कर देते हैं इन्वेंट्री को, और उसे डिवाइड कर देते हैं करंट लायबिलिटी से। ये पार्ट आता है इसके अंदर। क्लियर है? चैट बॉक्स में रिप्लाई दीजिए। अभी हम आगे देखेंगे, अगली रेशो आती है हमारी एक्टिविटी रेशो। एक्टिविटी रेशोज का यूज ये देखने के लिए होता है कि कंपनी अपने रिसोर्सेस यानी कि एसेट्स को कितनी इफिशिएंसी यूज कर रही है, ठीक है, रिवेन्यू जनरेट करने के लिए, जो कंपनी का प्रॉफिट बन सके। नेक्स्ट आता है हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, जिसके अंदर कंपनी ये वो फाइनेंशियल रेशो होते हैं जो जो जिनसे हमें कंपनी कितनी प्रॉफिट कमा रही है ये पता लगता है, और अपने रिसोर्सेज का यूज करके कितनी अर्निंग जनरेट कर रही है कंपनी। ठीक है, तो ये हमें कौन सी रेशो से पता लगता है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो से। ठीक है, इसके अंदर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इसका एग्जांपल है, रिटर्न ऑन इक्विटी इसका एग्जांपल है, ये सारी रेशियो इसके अंदर आती है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट है मार्केट टेस्ट रेशो का यूज। ये जानने के लिए होता है कि स्टॉक मार्केट में कंपनी की परफॉर्मेंस और वैल्यू क्या है, ठीक है, और इन्वेस्टर ने कंपनी को कैसे देख रहे हैं। तो ये हमें कैसे पता लगता है, मार्केट टेस्ट रेशो से। तो ये रेशोज बहुत इंपॉर्टेंट होती है जिसे हमने आज कवर करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे चलते आगे, जो हमारे शेक होल्डर्स होते हैं ऑफ द फॉर्म के, शेयर होल्डर्स हो गए, क्रेडिटर हो गए, सप्लायर हो गए, मैनेजर, कंपनी एम्प्लॉइज, टैक्स अथॉरिटी, गवर्नमेंट, अदर आर इंटरेस्टली बोर्डली नाउ द फॉर्म इज डूइंग एंड वेदर द फॉर्म इज फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग or otherwise ratio analysis is the quantitative interpretation of the company financial performance. ठीक है, it provide valuable information about the organization profitability, solvency, operational efficiency, liquidity पोजीशन आर प्रेजेंटेड बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये सारा हमें किसके थ्रू पता लगता है, हमारे शेयर होल्डर्स को, क्रेडिटर्स को, सप्लायर्स को, रेशो एनालिस के थ्रू। तो रेशोज वो सारे देखते हैं, चेक करते हैं, तभी वो कंपनी के शेयर्स में या कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अगर उनकी रेशोज की पोजीशन अच्छी है। रेशो एनालिस रेफर्स टू द एनालिस ऑफ वेरियस पीस ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस। एक एनालिस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एनालिस करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस से, उसके लिए हमें रेशो की जरूरत होती है। They are mainly used by external analysts to determine various aspects of business such as its profitability, liquidity and solvency। अभी मैंने इन सब के यूज आपको बताए हैं, इनके एग्जांपल्स बताए हैं। हमें इन रेशोज पे डिपेंडेंट होके काम करना पड़ता है। इसमें हमारा प्रॉफिट एंड लॉस रेशो आता है, अकाउंट आता है, ये बैलेंस शीट आती है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आता है, फंड फ्लो स्टेटमेंट आती है। यू नाउ आपको प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या शो होता है, शो द एक्सपेंसेस, हमारी रिवेन्यू एंड एग्रीगेट डिफरेंस एज द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस क्या हुआ है हमें, है ना, ये सारा इससे पता लगता है। बैलेंस शीट शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फॉर्म ऑन द पार्टिकुलर डेट, एसेट्स ओन एंड क्लेम ऑफ द ओनर्स एंड क्रेडिटर्स ये शो करता है। फिर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आ जाता है। ठीक है, लिंक बिटवीन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट के बीच में, रिटेन अर्निंग आर accumulated excess of earning over the losses and dividends, ये सारा इंक्लूड होता है। देन हमारा फंड फ्लो आ जाता है, जो हमें सोर्सेज ऑफ फंड्स के बारे में शो करता है, लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ था सारा, फ्रॉम विच एडिशनल फंड्स वी आर डिराइव एंड यूज द ऑफ दिस फंड, उन्हें कैसे यूज करना है। फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट आ जाती है, डिस्पाइट द चेंज इन द कैश पोजीशन फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर, कैसे चेंज हो रही है, ये सारा हमने डिस्कस करना है। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिस,
ऑब्जेक्टिव देखिए यहाँ पे अलग अलग ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं। मेजरिंग द फाइनेंशियल साउंडनेस को मैच मेजरमेंट करना, जजिंग सॉल्वेंसी को जज करना, मेजरिंग प्रॉफिटेबिलिटी को करना, फिर जजिंग ऑपरेशनल इफिशिएंसी को जज करना, इंडिकेटिंग ट्रेंड्स को जज करना, असेसिंग ग्रोथ पोटेंशियल। ये सारे हमारे एग्जांपल आ गए और हमने इंटर फॉर्म और इंट्रा फॉर्म कंपेयर करना आपस में। तो उसमें हम पास्ट रेशो और साथ में कॉम्पिटिटिव रेशो और इंडस्ट्री रेशोज को इंक्लूड करते हैं। ये सारी चीजें बीच में इंक्लूड होके चलेगी। पास्ट रेशो में रेशो कैलकुलेटेड फ्रॉम द पास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द सेम फॉर्म आ जाती है हमारी, ठीक है। और कॉम्पिटिटर रेशोस में रेशो सेलेक्टिंग फॉर्म हैविंग सिमिलर टर्नओवर और मार्केट लीडर्स जो भी है उनसे कंपेयर होता है। इंडस्ट्री रेशो में एवरेज रेशो ऑफ द इंडस्ट्री टू विच द फॉर्म बिलोंग्स उसे इंक्लूड किया जाता है इसके अंदर। यूजर ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज को कैसे लिया जाता है? ट्रेड फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स ऑफ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द फॉर्म। हमें फॉर्म की ताकत और कमजोरी का किससे पता लगता है? फाइनेंशियल रेशियो से। इसके अंदर हमारे ट्रेड क्रेडिटर्स आ जाते हैं, जिसमें हम ये कह सकते हैं इंटरेस्टेड इन द फॉर्म एबिलिटी टू मीट द क्लेम्स इन द शॉर्ट टर्म, ठीक है। देयर एनालिस्ट विल देयर फॉर बी कंफाइंड टू द फॉर्म लिक्विडिटी पोजीशन इन द शॉर्ट टर्म, क्या उसकी लिक्विडिटी बनती है। एंड लॉन्ग टर्म डेप्ट सप्लायर आ जाते हैं, मोर कंसर्न विद द लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी एंड survival, and they analyze the firm profitability over time and its ability to generate cash, rely interest and principal amount, ठीक है, कितनी वो जनरेट कर रही है कैश को, ये सारा देखा जाता है लॉन्ग टर्म डेप्ट सप्लायर्स में। रीपे पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट, ताकि वो इंटरेस्ट पेमेंट और प्रिंसिपल अमाउंट पे भी कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। फिर इन्वेस्टर्स के बेस पे आ जाता है इंटरेस्टेड इन द फॉर्म अर्निंग एंड हाउ दीज अर्निंग आर यूज, कैसे अर्निंग वो यूज हो रही है, and they concatenate on the present and future profitability and form future financial structures को बताता है हमारा इन्वेस्टर। फिर मैनेजमेंट आ जाता है, इंटरेस्टेड इन एवरी एक्सपेक्ट ऑफ फाइनेंशियल रेशियो एनालिस्ट में मैनेजमेंट इंटरेस्टेड दिखाता है एज इट हेल्प देम एक्सेस हाउ एफिशिएंसी इफेक्टिवली द फॉर्म रिसोर्सेज आर बीइंग यूज। फॉर्म के अंदर जो भी रिसोर्सेज एसेट्स है वो कैसे कैसे यूज हो रही है, ये सारे एक्सेस करना, और ये सारा कौन करेगा? हमारा मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस यूनिट हमारा क्या क्या है? ऑब्जेक्टिव है बोर्ड द क्लासिफिकेशन और रेशियोज को, अलग अलग टाइप की रेशियो को समझना, प्रोवाइड अ ब्रॉड क्लासिफिकेशन रेशियो अक्रॉस 5 मेजर कैटेगरी जो हमने अभी देखी थी उन सबको डिस्कस करना, एक्सट्रैक्ट यूजफुल इंफॉर्मेशन को देखना, क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें मिलती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से थ्रू रेशियो एनालिसिस के थ्रू, डायग्नोस्टिक रोल देखना, फाइनेंशियल रेशियोज के डायग्नोस्टिक रोल्स क्या है असेसिंग द फॉर्म हेल्थ के लिए, जितनी हमारी फॉर्म की हेल्थ मजबूत जिससे हो, यूटिलिटी इन एनालिस हाईलाइटिंग द यूटिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज को इन क्रेडिट एनालिस एंड कॉम्पिटिटिव एनालिस करना, कंट्रोल ऑफ एक्टिविटीज को कंट्रोल करना, आइडेंटिफाई रोल रेशियोज विच अप्रोप्रिएट द कंट्रोल ऑफ एक्टिविटीज। अब देखिए लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशियोज के ये आपके फॉर्मूले आ गए। स्टूडेंट ये आपको लर्न करने हैं फॉर्मूले, बिना फॉर्मूले के काम नहीं चलेगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आता है आपको ये लगा के पुट करके वहां पे कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। सोल्वेंसी इज रेफर्स टू एज द फॉर्म एबिलिटी टू मीट द लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस होते हैं, डेब्ट्स ऑब्लिगेशन। सोल्वेंसी रेशियो आल्सो नोन एज द लीवरेज रेशियोज भी से बोला जाता है। इट इज बिलीव दैट इफ द कंपनी हैज अ लो solvency ratio, it is more at the risk of not being able to fulfill its debt obligation, ठीक है। solvency ratio of 0.5 is always considered as a good number माना जाता है 0.5। अब डेप्ट इक्विटी रेशियो इसमें आती है हमारी, अभी हमने डिस्कस किया था डेप्ट इक्विटी रेशियो। फॉर्मूला देखो इसका पहले आप लोग, इसके अंदर हमारा लॉन्ग टर्म डेप्ट्स दिए हुए हैं
और उसे डिवाइड किया जा रहा है शेयर होल्डर फंड से। इक्विटी हो गई ना शेयर होल्डर फंड्स, मैंने भी यही बताया था, डेब्ट डिवाइड बाय इक्विटी। ये बताता है कि कंपनी ने कितने पैसा लोन लिया है और उसे कितना अपना लगाया है, कंपनी ने अपना पैसा कितना लगाया और लोन पे कितना लगाया है। ठीक है, अगर ये रेशियो ज्यादा बढ़कर आती है तो ज्यादा रिस्क रहता है, कम रहती है तो सेफ पोजीशन रहती है फाइनेंशियल। टर्न, ये हो गया। शेयर होल्डर इक्विटी रेशियो आ गई, जिसमें हम शेयर होल्डर इक्विटी को डिवाइड कर देते हैं अपनी टोटल एसेट जो हमारी टेंजिबल एसेट्स होती है। हायर प्रोपोर्शनल ऑफ इक्विटी इक्वल रहता है स्ट्रॉन्गर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के लिए, एंड इंक्रीज implies द डिक्रीजिंग द डिफेंसेस ऑन द आउटसाइड फंड्स को इंक्रीज करता है। डेट टू नेट वर्थ रेशियो में हमारा लॉन्ग टर्म डेप्ट, जो लॉन्ग टर्म लोन होते हैं हम कंपनी ले लेती है, उसे डिवाइड किया जाता है नेट वर्थ से। तो हमारी क्या कैलकुलेट हो जाती है, डेट टू इक्विटी रेशियो हमारे पास निकल के आ जाती है। स्टूडेंट नेक्स्ट आता है कैपिटल गियरिंग रेशियो, जिसमें हम फिक्स इंटरेस्ट बीइंग द फंड्स करते हैं डिवाइड बाय इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स को डिवाइड कर देते हैं। ये हमारे लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो में इन्वॉल्व होते हैं। इसके बाद हमारा फिक्स एसेट टू लॉन्ग टर्म फंड रेशो आ जाता है, जिसमें हम कंपनी की जितनी भी फिक्स एसेट्स है उसे लॉन्ग टर्म लोन से फंड से हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। समझ गए आप? ऐसे ही हमारे अलग रेशो है, इंटरेस्ट कवरेज रेशो है, डिविडेंड कवर रेशो है, डेब्ट सर्विस कवरेज रेशो है। ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, तभी आप इसे कैलकुलेट करोगे, क्योंकि ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन होती हैं और उसी के बेस आप इसे सोल्व करते हो। लिक्विडिटी रेशियो में शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी आती है, ये मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी के बारे में, तो ध्यान आ रहा है, पहले डिस्कस किया था। करंट रेशो आ जाती है, जिसमें हम अपनी करंट एसेट्स डिवाइड बाय हमारी हो जाती है करंट लायबिलिटी से। करंट एसेट्स में लोन एंड एडवांसेस भी इंक्लूड होते हैं, करंट लायबिलिटीज में प्रोविजंस भी इंक्लूड होते हैं। ठीक है, ये और इसका 2.1 या हमारा ये कह सकते हैं 2.1 एवरेज माना जाता है, और 1.33 रेशो 1 मिनिमम रिक्वायर्ड बाय बैंक टू फाइनेंस कैपिटल वर्किंग नीड्स के हिसाब से ये माना जाता है। फिर क्विक रेशो आ जाती है, जिसे हम ऐसे टेस्ट रेशो भी मैंने बताया था, बोलते हैं, स्लैश करके लिखा हुआ है। इसमें करंट एसेट्स जो हमारी होती है लेस होती है इन्वेंट्री से, और डिवाइड बाय हमारा करंट लायबिलिटीज की जाती है। अगर क्वेश्चन में हमें बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन है तो वो भी लेस होगा। ठीक है, इन्वेंट्रीज आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम करंट एसेट से की जाती है, बैंक ओवरड्राफ्ट फ्रॉम करंट लायबिलिटी से किया जाता है, एज द ओवरड्राफ्ट इज सिक्योर बाय द इन्वेस्टरीज के लिए सिक्योर रहता है। एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो हमारी कवर होती है इसके बाद हमारी, जिसमें हमारा हम ये कह सकते हैं जो हमारे एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स है उसे डिवाइड बाय हम करंट लायबिलिटी से कर देते हैं। एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स का एग्जांपल में हम बैंक यूज करते हैं, कैश बैलेंस इंक्लूड करते हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज को इंक्लूड किया जाता है, ये सारी चीजें इंक्लूड होती है। और ये बेस्ट रेशो कितने में से कितने परसेंट में रहती है, रेशो 1 रेशो 2 और 0.5 को बेस्ट माना जाता है, आइडियल माना जाता है। नेक्स्ट आता है बैंक फाइनेंस टू द वर्किंग कैपिटल गैप रेशो, जिसमें हम शॉर्ट टर्म बैंक बोरिंग को डिवाइड बाय कर देते हैं वर्किंग कैपिटल गैप से। फिर इंटरवल मेजरमेंट किया जाता है, जिसमें हम क्विक एसेट्स होती है हमारी फॉर्म की, उन क्विक एसेट्स को हम डिवाइड कर देते हैं एवरेज डेली एक्सपेंसेस ऑन ऑपरेशंस। ठीक है, उसके बेस पे जो हमारा फाइंड आउट होता है इंटरवल मेजर्स निकल के आता है। नेक्स्ट स्टूडेंट एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियोज। मैंने आपको बताया था ना, एक्टिविटी रेशियोज का यूज ये देखने के लिए होता है कि कंपनी अपने रिसोर्सेज यानी एसेट्स को कितनी इफिशिएंसी यूज कर रही है और रिवेन्यू कितना जनरेट कर रही है, रिवेन्यू जनरेट करने के लिए भी यूज होता है ना। ठीक है, कंपनी अपना माल
या स्टॉक कह सकते हैं, रिसीवेबल चीजें हो गई जैसे कि पैसा हो गया, और एसेट्स हो गई, तो कितनी स्पीड और एफिशिएंसी से यूज कर रही है, ये एक्टिविटी रेशियो बताती है। ठीक है, अगर एक्टिविटी रेशियो हाई वैल्यू में आती है तो बेटर इफिशिएंसी रहती है, अगर लो वैल्यू में आती है तो इनइफिशिएंसी रहती है। ठीक है, ये फॉर्मूला इसके अंदर सबसे पहले हमारा इंक्लूड होता है स्टूडेंट, हमारा आता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जिसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय हमारा हो जाता है एवरेज इन्वेंट्री। तो हमारा कैलकुलेट हो जाता है यहाँ पे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा डेटर्स टर्नओवर रेशियो, जिसमें हम क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज डेटर से कर देते हैं, तो हमारी कैलकुलेट होके आ जाती है डेटर्स टर्नओवर रेशियो। ऐसे ही हमारा क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो आएगा, जो हमारी क्रेडिट परचेज है, जो उधार पे परचेज है, उसे हम डिवाइड कर देते हैं एवरेज क्रेडिटर से, तो हमारी कैलकुलेट होके आ जाती है क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। नेक्स्ट आता है हमारा फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, जिसके अंदर हम सेल्स को डिवाइड बाय फिक्स एसेट से कर देते हैं, और टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो में सेल्स डिवाइड बाय टोटल एसेट्स हो जाएगी। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो में सेल्स डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल हो जाएगी, हमारी वर्किंग कैपिटल निकल आएगी। ये हम फॉर्मूले यूज करेंगे स्टूडेंट, जब भी हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे हमें इन फॉर्मूलों को यूज करना पड़ेगा। तो हमारा कंक्लूजन क्या निकला यहाँ पे, आप बताओ, एक्टिविटी रेशियोज को हमने अभी डिस्कस किया है, इसका कंक्लूजन क्या आया है, चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। हाँ जी, कोई रिप्लाई नहीं आया मुझे चैट बॉक्स में। इसका कंक्लूजन ये आया है, बिजनेस इफिशिएंसी मेजर्स करने के लिए हम एक्टिविटी रेशियो का यूज करते हैं। एक्टिविटी रेशियो का यूज करने के लिए यूज हम एसेट यूटिलाइजेशन चेक करने के लिए यूज करते हैं, और हम प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए भी एक्टिविटी रेशियोज का यूज करते हैं। तीनों कंक्लूजन में निकल के आए। चले आगे, चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए, यहाँ तक क्लियर है, आगे चलें। चैट बॉक्स में रिप्लाई नहीं आ रहा। हाँ जी, मेरी वॉइस आ रही है, पूजा का आया रिप्लाई, आलम देता है रिप्लाई, वेरी गुड, यस सर। चलते आगे। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से हमें ये पता लगता है, आपको पता ही है कि ये हमें कंपनी की फाइनेंशियल रेशियो होती है, जो ये बताती है कि कंपनी कितने प्रॉफिट कमा रही है, ठीक है, और अपने रिसोर्सेज का यूज करके कितना अर्निंग जनरेट कर रही है। ये किससे पता लगता है, हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से, कंपनी का बिजनेस कितना प्रॉफिटेबल है, ठीक है, ये हमें प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से पता लगता है। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड किया जाता है हमारा, ये कुछ रेशियोज के नाम है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स मैंने बताया था, ये कैसे निकलती है, नेट प्रॉफिट है जो आपका डिवाइड हो जाता है इसकी कैपिटल एम्प्लॉयड से, और इनटू 100 कर देते हैं हम, ठीक है। ROI, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया, कंसिस्ट टू कंपोनेंट, एक तो प्रॉफिट मार्जिन इंक्लूड होता है, और इन्वेस्टमेंट टर्नओवर इंक्लूड हो जाती है इसके अंदर, ठीक है। ROI कैन बी इम्प्रूव बाय इंक्रीजिंग द प्रॉफिट मार्जिन, इन्वेस्टमेंट टर्नओवर, और बोथ को यूज करता है। फिर आता है अगला हमारा अर्निंग पर शेयर, जिसमें हम नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो हमारा निकलता है, और
प्रेफरेंस डिविडेंड्स जो होते हैं हमारे, उन्हें इंक्लूड किया जाता है और डिवाइड बाय हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स को कर देते हैं, तो हमारा रिजल्ट निकल आता है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशो हमारा कैलकुलेट कैसे होता है, इसमें ग्रोस प्रॉफिट को हम डिवाइड बाय सेल्स कर देते हैं, जितनी भी सेल्स हुई है, और इनटू में 100 कर देते हैं, तो हमारा यहाँ पे ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन रेशो निकल आता है। और ऐसे ही होता है हमारा यहाँ यूज होता है नेट प्रॉफिट मार्जिन, जिसमें नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से पहले वाला, और डिवाइड बाय 100 इंटू 100, डिवाइड बाय सेल्स और इंटू 100 करेंगे, तो हमारा नेट प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ जाएगा। कैश प्रॉफिट रेशो इंक्लूड होती है, वेयर द कैश प्रॉफिट में हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट हमारा है उसमें हम डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे, ठीक है, डेप्रिसिएशन ऐड हो जाएगा, नॉट इफेक्टेड बाय मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन यूज, सिंपल डेप्रिसिएशन लिखोगे आप, ऐड करोगे, और रिटर्न ऑन एसेट्स और रिटर्न ऑन नेट वर्थ में हम नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय 100 इंटू डिवाइड बाय टोटल एसेट्स करेंगे, इंटू में 100 करेंगे, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा डिवाइड बाय नेट प्रॉफिट, नेट वर्थ हमारी आ जाएगी, इंटू में 100 आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मूले देख लीजिए एक बार। और यहाँ पे रिटर्न ऑन एसेट्स का एंड रिटर्न ऑन नेट वर्थ का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय टोटल एसेट इनटू 100, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय नेट वर्थ इनटू 100। मार्केट टेस्ट रेशियो इंक्लूड होती है इसके बाद हमारी, इसका क्या यूज बताया था, कोई चैट बॉक्स में बताओ, क्यों हम कैलकुलेट करते हैं मार्केट टेस्ट रेशियो। इट इज द मार्केट रेशियो यू नो, और इसका यूज हम जानते हैं, स्टॉक मार्केट में कंपनी की परफॉर्मेंस और उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है, स्टॉक मार्केट में कंपनी की परफॉर्मेंस और उसकी वैल्यू क्या है, ये हमें कैसे पता लगता है, मार्केट टेस्ट रेशियो से। इन्वेस्टर यूज अवर कंपनी टू, देखने के लिए कोई भी इन्वेस्टर है हमारी कंपनी को कैसे देख रहा है, ठीक है, पॉजिटिव एंगल से देख रहा है, नेगेटिव मार्केट से नेगेटिव एंगल से देख रहा है इन्वेस्ट करने के लिए या ना करे, तो वो सारा किसके थ्रू हमारा निकलता है, मार्केट टेस्ट रेशो से। इसमें हमारा आ जाता है डिविडेंड पे आउट रेशो, डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाय हमारा होता है अर्निंग पर शेयर, हमारा डिविडेंड कैलकुलेट हो जाता है। डिविडेंड येड आता है, डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाय मार्केट प्राइस इनटू 100, और बुक वैल्यू आती है उसके, बुक वैल्यू, जिसमें हमारा इंक्लूड होता है इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व फंड माइनस हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इक्विटी ऑफ रेशियो एनालिसिस, ठीक है। रेशियो एनालिसिस इज द वे ऑफ मोस्ट वाइडली यूज टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस करने के पर्पज से यूज होता है। वेरियस शेक होल्डर्स इन द फॉर्म वुड बी इंटरेस्टिंग इन द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल efficiency, they would able to interested in now the growth prospect of the firm, उसके लिए वो क्या यूज करते हैं, रेशियो एनालिसिस यूज करते हैं, रेशियो टेक्निक्स को। आगे आता है एबिलिटी टू सर्विस करंट ऑब्लिगेशंस के लिए यूज होता है हमारा। स्टूडेंट्स सुन रहे हो आप, चैट बॉक्स में जरूर रिप्लाई दीजिए। नेक्स्ट आता है इफेक्ट द ब्रोइंग ऑन द लॉन्ग टर्म सोलवेंसी, ठीक है, ये हमें पता लगता है उसका क्या इफेक्ट आ रहा है लॉन्ग टर्म सोलवेंसी ऑफ द फॉर्म पे। इफिशिएंसी ऑफ एसेट्स यूटिलाइजेशन कैसे हो रही है, फॉर्म की एसेट यूटिलाइजेशन, ओवरऑल ऑपरेटिंग इफिशिएंसी कैसे हो रही है, एंड परफॉर्मेंस ऑफ फॉर्म की कैसे निकल रही है, वो हमें सारा किससे पता लगता है, यूटिलिटी ऑफ रेशियो एनालिसिस से। डायग्नोस्टिक रोल ऑफ रेशियोज की क्या क्या रहते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिस करने के लिए कंपनी का हाउ प्रॉफिटेबल इज कंपनी, व्हाट अकाउंटिंग पॉलिसी एंड प्रैक्टिस आर फॉलोड, ये सारा पता लगता है इससे, है ना। इस उसका रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है,
व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी, क्या है, इस प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, लो है, एवरेज है, ये सारा पता लगता है। एसेट यूटिलाइजेशन से कैसे पता लगता है, हाउ इफिशिएंसी आर एसेट्स बीइंग यूटिलाइज्ड टू एसेट्स जनरेट सेल्स कैसे कर रही है। What are the trend in collection periods, inventory turnover, fixed assets turnover? It is the improvement in fixed asset turnover due to depreciated books value of the fixed assets या disposal of some fixed assets, ये सारा इंक्लूड होता है इसके अंदर। फिर लिक्विडिटी एनालिस्ट के अंदर आता है व्हाट इज द लेवल ऑफ द करंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज का क्या है, इट इज रिस्पॉन्स रीजनेबल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फॉर्म बिजनेस के लिए। फिर हमारा व्हाट इज फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ द पेमेंट ऑफ द क्रेडिटर्स का क्या है, हाउ इफिशिएंसी फ्रीक्वेंसी डज द कंपनी कन्वर्ट इट करंट एसेट्स इनटू कैश में कैसे कन्वर्ट होती है, व्हाट इज द मिक्स ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी क्या है हमारा, ठीक है, ये सारा हमारा इंक्लूड किया जाता है। व्हाट इज द मेच्योरिटी स्ट्रक्चर ऑफ द डेब्ट्स क्या है, ये सारा इंक्लूड किया जाता है, ये सारी चीजें इंक्लूड होती है इसमें। एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूलाज, ये सारे फॉर्मूले से स्टूडेंट देखिए, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपको गिवन है यहाँ पे 50,000 और एवरेज स्टॉक गिवन है आपको क्वेश्चन में 12,500, तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 4 टाइम डिवाइड होके। करंट रेशियो है करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज, तो आपका रेशियो कैलकुलेट होके आ जाएगा 1.5:1। समझ गए आप। नेट प्रॉफिट निकाल ग्रोस प्रॉफिट निकालना है, तो ग्रोस प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में गिवन है 50,000, ठीक है, 50,000 गिवन है और नेट सेल्स गिवन है 1 लाख, डिवाइड बाय में आ जाएगा इंटू 100 आ जाएगा, तो 50% आ जाएगा। जहां पे इंटू 100 आएगा वहां पे परसेंट का सिंबल जरूर लगाओगे साथ में, जैसे कि नेट प्रॉफिट में लगा हुआ है, ऑपरेटिंग रेशियोज में लगा हुआ है, हमें वहां परसेंट सिंबल लिखना कंपलसरी है। लिक्विडिटी रेशियो का फॉर्मूला है लिक्विड एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज, तो 45,000 हमारी लिक्विडिटी एसेट्स दी हुई है, 40,000 हमें करंट लायबिलिटीज दी हुई है, ये निकल के आ जाएगी। डन। ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन में कोई भी अमाउंट गिवन हो सकता है, आपको जस्ट उसके ऊपर वो अमाउंट पुट करना है, डिवाइड करना है फॉर्मूले में और उसे कैलकुलेट करना है। ये आपको क्वेश्चन गिवन है, बुक का एग्जांपल दिया हुआ है स्टूडेंट, उसके बेस पे यहाँ पे उनका रिजल्ट मैंने शो कर दिया, बुक में कैलकुलेट कर सकते हो। रिजल्ट आपको यहाँ दिखा रहा है, इस तरीके से आपने इसे यूज करना है। ठीक है, यहाँ पे रेशो को कैलकुलेट किया गया है, भी बुक का एग्जांपल है आपका और उसका आंसर लिखा हुआ है, सबके आंसर निकाले हुए हैं। ये आप घर में प्रैक्टिस कर सकते हो सारा, इट्स योर होमवर्क। ये भी एग्जांपल है प्रोडक्ट लिमिटेड का, बुक का, XYZ कंपनी का। यहाँ शेयर कैपिटल देखिए गिवन है क्वेश्चन में 5 लाख रुपीज, जनरल रिजर्व वर्ल्ड आपको 4 लाख गिवन है और PL अमाउंट गिवन है, क्रेडिटर गिवन है। ठीक है, और आपने यहाँ पे अलग अलग रेशियो निकालनी है, तो आप फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर सकती हो। ऑपरेटिंग रेशो और मार्केट रेशोस आ जाती है, इनके फॉर्मूले आपको पता ही है, अभी मैंने बताए थे, उनकी वैल्यूज पुट की गई है और साथ में रिजल्ट निकाला हुआ है। लास्ट में समरी आ जाती है, लास्ट में फॉर्मूले सारे गिवन है समरी में। जितने भी प्रॉफिट रेशियो उनके फॉर्मूले ये रहे, जितने भी टेस्ट मार्केट टेस्ट रेशियो उसके फॉर्मूले ये है आपको, जितने भी लिक्विडिटी रेशियो उसके फॉर्मूले ये है आपके सिलेबस में। ये सारे फॉर्मूलों की एक समरी बना दी है, इसका आप प्रिंट आउट वो ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकती हो। ये हमारा कंप्लीट हो गया स्टूडेंट, रेशियो एनालिसिस हमने कंप्लीट कर लिया, जितनी भी डिफरेंट रेशियो थी सबके बारे में हमने पढ़ लिया है। चले आगे नेक्स्ट यूनिट पे आते हैं।
फॉर्मूले जो याद करने हैं रेशोज के, फॉर्मूले के भी मार्क्स होते हैं और इसमें वैल्यू पुट करने के मार्क्स मिलते हैं, फिर आप कैलकुलेशन भी करते हो। अगली यूनिट है आपकी रीडिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ना और उसे इंटरप्रिएट करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट ये भी। नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट हो गई है, रीडिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, ये हमें क्या गाइड करती है? अंडरस्टैंडिंग द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द फॉर्म, एनालाइजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना, अप्लाइंग की टेक्निक्स टू एक्सेस द परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ बिजनेस एंटिटीज के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता लगाना। ठीक है, तो उसके लिए हमें जितनी भी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फंड फ्लो स्टेटमेंट से उन सबको हमें क्या करना होगा? वन बाय वन पढ़ना होगा, स्टडी करना होगा उसकी, और उसकी बिजनेस की परफॉर्मेंस हेल्थ को आइडेंटिफाई करना होगा। तो इसके अंदर सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव आ जाता है, पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड किया गया, जिसके अंदर हमने लर्निंग गोल्स को इंक्लूड किया है। और उसके बाद हमारी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आ जाती है स्टूडेंट। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में हमारे फाइनेंशियल गैप्स, ये सब चीज़ें इंक्लूड होती है, जिसमें स्ट्रक्चर, डिस्क्लोजर, यूजर्स और लिमिटेशंस, ये सब पार्ट्स आता है। ठीक है, उसके बाद हमारा एनालाइजिंग द थ्री स्टेटमेंट इंक्लूड, एनालाइज करना जो मीम होती है, आपको पता है पीएल अकाउंट हमारा, बैलेंस शीट, और साथ में क्या आता है? कैश एंड फ्लो एनालिस, कैश फ्लो एनालिस। फिर टेक्निक्स ऑफ द एनालिस आ जाती है, जिसके अंदर हमारा इंक्लूड होता है कॉमन साइज, ट्रेन, रेशियो एनालिस, सारा ये इंक्लूड हो जाता है। चले आगे, चैट बॉक्स में रिप्लाई दीजिए। इंट्रोडक्शन आ जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फॉर्मल रिकॉर्ड ऑफ द फॉर्म फाइनेंशियल एक्टिविटीज के रहते हैं। फॉर्मल जितने भी हमारी एक्टिविटीज फॉर्म में फाइनेंशियल रिकॉर्ड की जाती है, उसे चेक किया जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू देखा जाता है। हमारे शेयर होल्डर्स डिपेंड ऑन द एनुअल रिपोर्ट टू सिक्योर द इंफॉर्मेशन ऑफ देयर नीड, अपनी जरूरत के हिसाब से उसे यूज करते हैं, जो भी फाइनल इंफॉर्मेशन एनुअल रिपोर्ट की आ रही है। The principal component are the profit and loss account, balance sheet, statement of changes in the financial position and footnotes को include करना। Financial statement are not an end in themselves, वो अपने आप में end नहीं होती। They are the vehicle for the communicating the financial health को communicate कराती है। Figure are the dumb unless they are read, एनालिस एंड इंटरप्रेटेड। सामने फिगर में देख सकते हैं, एक पर्सन बैठा हुआ है, इसे हम एक ऑडिटर भी कह सकते हैं। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड करेगा, एनालाइज करेगा, इंटरप्रेटेड थ्रू एविडेंस के थ्रू करेगा, फाइनल अपनी कंक्लूजन देगा। सिग्निफिकेंस लाई नोट इन द प्रिपरेशंस बट इन एनालिस पर्पज से यूज होती है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट, एनुअल रिपोर्ट स्ट्रक्चर इंक्लूड हो जाता है, जिसमें एक्सप्लेन द फॉर्मेट, रिपोर्ट हमारी आ गई, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट हो गई हमारी फॉर्म की, कंपोनेंट ऑफ द एनुअल रिपोर्ट्स के पार्ट्स हो गए।
ठीक है, कंपोनेंट्स में आते हैं। यूजर एंड इंफॉर्मेशन नीड्स, क्या क्या यूजर को इंफॉर्मेशन की नीड है। आइडेंटिफाई वेरियस यूजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के एंड टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन ईच रिक्वायर्स, क्या क्या है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिस, क्या क्या इंक्लूड हो रहा है इसमें, जैसे कैरी आउट एनालिस ऑफ पीएल एंड अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ द फॉर्म, ये सारा इंक्लूड होता है। फ्यूचर कोर्स ऑफ द एक्शन आ जाता है। मेक द इवेल्युएशन कॉम्प्रहेंसिव स्टडीज एंड असिस्ट इन कंस्ट्रक्टिंग अ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शंस, क्या इसका रहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, ये रहता है। इसे लास्ट में डिस्कस करते हैं। हो गया यहाँ तक? एनुअल रिपोर्ट is a regulatory document providing the information on the company financial result, operations and conditions over the previous accounting years के अकॉर्डिंग हमें ये प्रोवाइड करता है कि कंपनी की फाइनेंशियल रिजल्ट पोजीशन क्या है, उसके ऑपरेशंस क्या है, उसकी कंडीशंस कैसी है, ठीक है, लास्ट फाइनेंशियल ईयर के बेस पे। इट हेल्प्स द शेक होल्डर्स एनालाइज द फाइनेंशियल कंडीशंस को एनालाइज करना, कंपनी की ग्रोथ को एनालाइज करना, फंडिंग पैटर्न्स को एनालाइज करना। ठीक है, इसमें जनरल इंफॉर्मेशन इंक्लूड होती है सबसे पहले। ऑपरेशन एंड बिजनेस सेगमेंट्स होते हैं जो हमारे। फिर डाटा रिपोर्ट्स आ जाती है। ऑडिटेड पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट्स को लिया जाता है। कैश फ्लो को इंक्लूड किया जाता है। नोट्स ऑन द अकाउंट्स को इंक्लूड किया जाता है। फिर हमारा ई एमडी और ए सेक्शन आता है इसके अंदर, जो मैनेजमेंट डिस्कशंस के लिए एमडी फेमस है बहुत ज़्यादा। इसमें मैनेजमेंट अपनी डिस्कशन करके अपने व्यूज देता है। फिर उसे एनालाइज किया जाता है विद डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव एनालिस पर्पज से। और उसका कॉर्पोरेट गवर्नेंस आ जाता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंक्लूड होता है इसमें। कंपनी की मैनेजमेंट कमेटी इंक्लूड होती है और हमारे ऑडिटर लिस्टिंग करती है। ठीक है, फिर शेयर होल्डर्स आ जाता है, शेयर डाटा आ जाता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखा जाता है। शेयर प्राइस डाटा को इंक्लूड किया जाता है। हमारे डिविडेंड्स क्या क्या कंपनी के डिक्लेयर हुए हैं उन्हें इंक्लूड किया जाता है। सारी चीजें इसमें इंक्लूड की जाती हैं। स्टूडेंट, अदर डिस्क्लोजर इन द एनुअल रिपोर्ट में क्या क्या किया जाता है। मैंडेटरी डिस्क्लोजर अगर मैं कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग करूं तो डायरेक्टर की रिपोर्ट। फिर आता है हमारा ऑडिटर की रिपोर्ट्स आती है। फिर एसोसिएट कंपनी डिटेल्स जो भी है उसकी सीआरएस रिपोर्टिंग आती है। फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में हम ये कहते हैं कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज इंक्लूड होती है हमारी। रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर इंक्लूड होते हैं। सेगमेंट रिपोर्टिंग और जॉइंट वेंचर्स रिपोर्टिंग को इंक्लूड किया जाता है। और लिस्टिंग एग्रीमेंट में हमारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट को इंक्लूड किया जाता है। मैनेजमेंट डिस्कशंस को इंक्लूड किया जाता है और एनालिस्ट को इंक्लूड किया जाता है। वॉलेंट्री डिस्क्लोजर में हमारा वैल्यू एडिट स्टेटमेंट आती है शोइंग वेल्थ क्रिएटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। फिर इकोनॉमिक वैल्यू एडिट में हमारी मेजिंग द ट्रू इकोनॉमिक प्रॉफिट आता है हमारा। ब्रांड वैल्यूएशन आती है। एस्टिमेटिंग द इनटेंजिबल ब्रांड वर्थ इंक्लूड किया जाता है। फिर ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग आती है। वैल्यूइंग द ह्यूमन कैपेबिलिटी कैपिटल, ये सारा इंक्लूड किया जाता है। कंपनी के यूजर को दो पार्ट्स में, यूजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है स्टूडेंट। इट डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर आते हैं। इंटरनल यूजर्स हमारे कंपनी के ओनर्स हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए, ठीक है, ये सारे। और हमारा मैनेजमेंट हो गया, इसमें डिसीजन प्राइसिंग पॉलिसी सारा आता है। एम्प्लॉय में बोनस प्रॉफिट सैलरी आती है। ट्रेड यूनियंस में ट्रेड एनालिस्ट हो गया, ये सारे हमारे इंटरनल यूजर में इंक्लूड हैं। और एक्सटर्नल यूजर में हमारे इन्वेस्टर्स हो गए, अर्निंग कैपेबिलिटी एंड सॉल्वेंसी हो गई, हमारे लेंडर्स हो गए, क्रेडिट वर्थनेस जिसकी चेक की जाती है, क्रेडिटर्स हो गए, फाइनेंशियल साउंडनेस चेक की जाती है, गवर्नमेंट खुद हो गई जिसमें टैक्सेशन इंक्लूड है, रिसर्चर्स हो गए, बिजनेस स्टडी हो गया हमारा, कस्टमर हो गए, कॉस्ट सेंटर हो गया, स्टॉक एक्सचेंज हो गया, शेयर प्राइस हो गया। ये सारे एग्जाम्पल्स है। डन, ये हमारे यूजर हो गए।
Financial statement and information gap. Information gap related to deviations between the user expect from financial statement and what companies actually disclose. कंपनी क्या एक्चुअल में डिस्क्लोज कर रही है और यूजर क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट से एक्सपेक्ट कर रहा है डिस्क्लोज करने के लिए, तो उसे जो भी डाइवेशन होगा वो हमारा इंफॉर्मेशन गैप इंक्लूड होता है. एनालिस्ट मस्ट अंडरस्टैंड द दीज की शॉर्टकमिंग्स, जैसे हिस्टोरिकल कोस्ट बाइसिस हो गया, पर्सनल जजमेंट हो गया, अकाउंटिंग पॉलिसी चॉइसेस हो गए, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड की जाती है. एक बार पढ़ लीजिए आप. हिस्टोरिकल कोस्ट बाइसिस के अंदर हमारा ये कह सकते हैं स्टेटमेंट डू नॉट रिलीवेंट करंट वर्थ एंड एसेट्स एंड लायबिलिटीज वैल्यूज, ठीक है, फ्लक्चुएट ओवर टाइम. ठीक है, ये सारे एग्जांपल से. पर्सनल जजमेंट्स में हम ये कह सकते हैं डेप्रिसिएशन मेथड एसेट्स एंड चॉइसेस रिफ्लेक्ट टू द जजमेंट्स देने में, है ना, पर हु पर्सन स्टैंडर्ड फॉर डीलिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. एंड अकाउंटिंग पॉलिसी चॉइस में आ जाता है बैलेंस शीट बेस्ड ऑन द गोइंग द कंसर्न कॉन्सेप्ट डू नॉट रिफ्लेक्ट द रियलाइजेशन और रिप्लेसमेंट वैल्यूज. ठीक है, जिसके अंदर हमारे अकाउंटिंग पॉलिसी जजमेंट्स आ जाती है मैनेजमेंट की. अगला इंक्लूड है हमारा एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कैसे एनालिस करोगे, उसके पार्ट्स में उसका रिवेन्यू सेल्स नेट प्राइस निकाल के, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को चेक करके, क्या मटेरियल था उसमें, लेबर कॉस्ट कितनी थी, कितनी डेट कॉस्ट थी, कितनी नेट कॉस्ट थी, ये सब चेक करके कैलकुलेट करके फिर हमारा ग्रोस प्रॉफिट आ जाता है. ग्रोस प्रॉफिट में हमारा नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है. इसका फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में देखा था संडे को. ऑपरेटिंग इनकम आ जाती है ग्रोस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से, यानी कि सेलिंग प्राइस प्लस एडमिनिस्ट्रेशन प्राइस से हम लेस कर देते हैं अपने टोटल प्राइस परचेज को. ओपनिंग इनकम्स आ जाती है हमारी. ग्रोस प्रॉफिट माइनस होता है ओपनिंग एक्सपेंसेस से, जैसे कि सेल्स हो गया, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस हो गया, ये सारे हमारे ऑपरेटिंग इनकम्स में इंक्लूड होते हैं. नेट प्रॉफिट आ जाता है हमारा अमाउंट रिमेनिंग आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस टैक्सेस एंड डेप्रिसिएशन, प्राइमरी मेजर्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी को चेक करने के लिए. ठीक है, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड की जाती है नेट प्रॉफिट रेशो में. डन. चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए, मैं एक बार चैट बॉक्स चेक कर लूं. स्टूडेंट चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए, यहाँ तक क्लियर है, आगे चलें. चलते आगे फिर. एनालिस ऑफ बैलेंस शीट आ जाता है. ये भी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आती है, इसे भी एनालाइज करना होगा. बैलेंस शीट शो द एंड ये एंड स्टेटस ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड कैपिटल, आल्सो नाउन एज द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट. बैलेंस शीट एनालिज द एग्जाम मीन्स कैपिटल स्ट्रक्चर्स, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को, एसेट यूटिलाइजेशन को एट अ स्पेसिफिक पॉइंट एट टाइम को एनालिस करने के लिए यूज होता है. ठीक है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ रेशियोज आती है इसके अंदर इंक्लूड एग्जांपल में वर्किंग कैपिटल एंड डेब्ट टू इक्विटी रेशियोज शो हाउ द वेल कंपनी मीट ऑब्लिगेशन एंड हाउ लिविगेंट इट रिवीलिंग द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड फाइनेंशियल मेथड्स को रिलीविंग करता है. एक्टिविटी रेशियोज इंक्लूड हो जाती है इसकी, ये एग्जांपल है हमारा. इन सब के यूज आपको पता ही, ये भी बताए थे मैंने. एनालिसिस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट आ जाती है. कैश फ्लो समरी सोर्स एंड यूजेस ऑफ द कैश अक्रॉस द ओपनिंग इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज का हो गया. इट इज एसेंशियल फॉर द कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस एंड कैपिटल बजटिंग एंड डिविडेंड डिक्लेरेशन में यूज होता है.
इसके अंदर एक्टिविटीज में हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इंक्लूड करते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आती है, फाइनेंस एक्टिविटीज आती है, सब चीजें। ओपनिंग में कैश अनस्पेंड इन द नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन में कितना हुआ है उसके डिटेल्स मांगी जाती है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हमारे पास कैश अनस्पेंड ऑन द इन्वेस्टमेंट पे कितना हुआ है उसे डील किया जाता है। और जो हमारा थर्ड वाला आता है फाइनेंशियल एक्टिविटीज, कैश एंड सबमिट टू द finance the business loan line of the credit or owner equity। टू प्रिपरेशंस मेथड होते हैं हमारे एनालिस करने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट को। एक तो डेट मेथड होता है जिसमें हम डिस्क्लोज कैश ग्रोस कैश इनफ्लो एंड पेमेंट्स को करते हैं, और इनडेट मेथड्स में स्टार्ट द नेट प्रॉफिट और लॉस से करते हैं, एडजस्ट फॉर द नॉन कैश ट्रांजेक्शन एंड वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है आपकी बुक का, यहाँ पे देखिए नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से निकाला हुआ है। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। टेक्निक वन, कंपेरेटिव स्टेटमेंट्स आ गई। फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम 1 और 2 ईयर डिस्प्ले साइड बाय साइड शोइंग द एब्सोल्यूट एंड परसेंटेज चेंजेस। कंपनी एट 2013 मैंडेटेड द इंक्लूजन ऑफ पीरियड 5 फिगर्स को इंक्लूड करना, जैसे मेजर इफेक्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस ओवर टाइम, मेजर फिर रिवील्स द ट्रेंड ऑन कोर सेल्स प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल पोजीशन, आइडेंटिफाई स्ट्रॉन्ग एंड वीक एरिया फॉर द मैनेजमेंट एक्शन, अनेबल द कंपैरिजन विद द इंडस्ट्री एवरेज से, और एसेट्स इन फोरकास्टिंग प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए। ये सारे इसके पर्पस हैं जो मैंने अभी पढ़े हैं। कॉमन साइज स्टेटमेंट्स आ जाती है। All activities are explained as a particular of the common as a percentage of common base। तो टोटल एसेट्स जो हमारी होगी बैलेंस शीट के लिए होगी, नेट सेल्स हमारी पीएल अकाउंट के लिए, और अनेबल टर्म वाइज फॉर्म होगी इंट्रा फॉर्म कंपेरिजन रिगार्डलेस ऑफ यूटिलाइज साइज के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए एक बार, पढ़िए इसे। देख लिया आपने? यहाँ पे देखिए एसेट्स दी हुई है कृष्णा इंडस्ट्री की, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर्स और टोटल एसेट। ये फाइनेंशियल ईयर दिए हुए हैं। ठीक है, ये अमाउंट से बेस ईयर हमारा क्या गिवन है, 100 गिवन है। टेक्निक फोर रेशो एनालिसिस आ जाती है। टाइप ऑफ रेशोस में अभी हमने सारी रेशो डिस्कस की थी स्टूडेंट, ये सारी रेशो कवर हो रही है 1 बाय 1। ये याद होना चाहिए आपको, लिक्विडिटी के अंदर करंट रेशो, एसेट्स रेशो, कैश रेशो इंक्लूड है। शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन कैपेबिलिटी में ये यूज हो रही है। फाइनेंशियल रिस्क बोरिंग के लिए हमारा लीवरेज रेशो यूज हो रहा है। इन सब का यूज पता होना चाहिए। ये एग्जांपल दिए हुए हैं यहाँ पे, ऐसे टाइम सीरीज एनालिसिस दिखाई हुई है, देखो आपको
5 year identified trend in the financial performance. Ratio of the firm compare 5 years identified trends in the financial performance को ट्रेंड लाइन शो की गई है चार्ट के थ्रू। फिर हमारी समरी आ जाती है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारा एक व्हीकल की तरह काम करती है जिसका कोई एंड नहीं है। नाउ योर यूजर का पता लगाने हमने दो तरीके के यूजर देखे थे, इंटरनल यूजर, एक्सटर्नल यूजर। माइंड द इंफॉर्मेशन गैप्स को पता लगाया था, हिस्ट्री को, हिस्टोरिकल कोर्स बाइसिस को, पर्सनल जजमेंट को, अकाउंटिंग पॉलिसी चॉइसेस को, है ना, क्रिएट गैप बिटवीन द यूजर एक्सपेक्ट एंड व्हाट स्टेटमेंट प्रोवाइड। अप्लाई फोर टेक्निक्स के लिए हमने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ट्राई किया है, कॉमन साइज स्टेटमेंट के लिए, ट्रेंड एनालिस्ट के लिए, रेशो एनालिस्ट के लिए। ये हमारी यूनिट फिनिश हो गई स्टूडेंट, ये वाली। आपका ब्लॉक 2 फिनिश हो गया स्टूडेंट। अब अगला हमारी यूनिट चालू हो रही है, इंट्रोडक्शन टू एफएम, फाइनेंस मैनेजमेंट की इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये लेके चलते हैं यूनिट, ये यूनिट डिस्कस करेंगे। यूनिट 8 आ गई है हमारी, ब्लॉक नंबर 3 से है। ठीक है, यहाँ तक हम पहुंच गए हैं स्टूडेंट। इंट्रोडक्शन टू फाइनेंस मैनेजमेंट, हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है क्या? सोचिए, आपको टाइम दे रहा हूँ, चैट बॉक्स में डिस्कस कीजिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब ये होता है स्टूडेंट, कंपनी के पैसे को प्लान, मैनेज और कंट्रोल करना ताकि बिजनेस स्मूथली चले और मैक्सिमम प्रॉफिट मिले कंपनी को। ठीक है, पैसे को सही जगह लगाना, सही तरीके से यूज करना और कंट्रोल करना, इसी को हम फाइनेंस मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, प्लानिंग करना, प्लानिंग में कितने पैसे चाहिए, कितने कहाँ यूज करेंगे, फ्यूचर एक्सपेंस और इन्वेस्टमेंट का प्लान करना, ये सारा इंक्लूड हो जाता है। ऑर्गेनाइजिंग होना, पैसे कैसे अरेंज करने हैं, ठीक है, लोन लेना है, शेयर इश्यूज करना है, ये सारी चीजें। फिर उसके बाद हमारे डायरेक्शन निकालना उसे यूज करने के लिए, कंट्रोल करना, कंट्रोल में खर्चा और इनकम को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, ठीक है, वेस्ट और लॉस को कैसे रोकना। ठीक है, ये सारी चीजें हमारी आती हैं, ये इंक्लूड होती हैं। ठीक है, फंड को रिक्रूटमेंट टू यूटिलाइजेशन तक लेके जाना टू ड्राइव एंटरप्राइज सक्सेसफुल, ताकि उसका रिजल्ट निकल सके। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीम गोल क्या होता है? राइट अमाउंट ऑफ मनी, राइट टाइम पर, राइट जगह पर यूज करना, ये हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीम पर्पस है। क्लियर है? ये मीम गोल ये रहता है, राइट अमाउंट ऑफ मनी, राइट टाइम पर पर्सन, राइट जगह उसे यूज करना। हो गया ये? चले आगे। तो इसमें इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लिया जाएगा, एलोकेशन ऑफ फंड्स इनटू द फिक्स एसेट्स में देखा जाएगा, कैपिटल बजटिंग कितनी है हमारी, करंट एसेट्स, वर्किंग कैपिटल कितनी है, उसके बेस पे हम इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेंगे, एलोकेशन ऑफ फंड इनटू फिक्स एसेट्स में कितना लगाना है। फाइनेंशियल डिसीजन लिए जाएंगे, रेजिंग द फाइनेंशियल फ्रॉम वेरियस सोर्सेज से डिसीजन लिया जाएगा, डिडिकेटिंग द टाइप
हमारा आ जाता है, फाइनेंशियल पीरियड आ जाता है, कॉस्ट हो जाता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हो जाती है, डिविडेंड डिसीजन लिए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिंग नेट प्रॉफिट बिटवीन द शेयर होल्डर्स, डिविडेंड्स एंड रिटेन अर्निंग फॉर ग्रोथ के लिए, ये सारा इसके अंदर आता है स्टूडेंट। ठीक है, ताकि हमारा बिजनेस अच्छा ग्रो करेगा, लॉस कम हो गए उसे। क्लियर है? इवेल्युएशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या क्या आता है? ट्रेडिशनल टाइम हम बात करें, लीगल प्रोसीजरल फोकस रहता था, आउटसाइडर व्यू पे। फंड एनालिस्ट, प्लानिंग एंड कंट्रोल प्रैक्टिस रहती थी। मॉडर्न में इकोनॉमिक थ्योरी रहती है, क्वांटिटेटिव मेथड यूज किए जाते हैं, रेशनल मैचिंग की जाती है। मॉडर्न फील्ड अप्लाई एडवांस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स एंड फाइनेंशियल मॉडलिंग को इंक्लूड किया जाता है। फिर हमारा बोर्डिंग स्कोप टू रेशनल मैच ऑफ फंड टू देयर यूजेस, उसका रेशनल मैच क्या बना है उसे देखा जाता है। स्टूडेंट, आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, फाइनेंशियल मॉडलिंग क्या होता है? मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। मैं बीच बीच में क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं ताकि पता लगे कौन स्टूडेंट कितना एक्टिव है, सुन भी रहा है या नहीं। आंसर नहीं आया कोई मेरे पास चैट बॉक्स में, नहीं पता। तो फाइनेंशियल मॉडलिंग का मतलब होता है कि कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशंस का एक मैथमेटिकल मॉडल बनाया जा सके ताकि फ्यूचर का प्रॉफिट, लॉस, कैश फ्लो और ग्रोथ प्रिडिक्ट की जा सके। ठीक है, क्लियर है? बिजनेस का फ्यूचर नंबर्स के थ्रू एस्टिमेट करना किसी को फाइनेंशियल मॉडलिंग कहते हैं, इसी को हम फाइनेंशियल मॉडलिंग कहते हैं। इसमें फ्यूचर प्रिडिक्शन का पता लगाना, फोरकास्टिंग का, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना, बिजनेस वैल्यूएशन को बढ़ाना, रिस्क एनालिसिस करना, ये सारा आता है स्टूडेंट। क्लियर है? सिग्निफिकेंस ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बिजनेस सक्सेस आता है। सबसे पहले बिजनेस को सक्सेस करना, साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंश्योर ऑप्टिमम रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन होने चाहिए सारे फॉर्म में रिसोर्सेज के, द की फैक्टर फॉर ड्राइविंग एंटरप्राइज। फिर फोकल पॉइंट ऑफ द डिसीजंस आ जाता है हमारा, प्रोवाइड टूल्स लाइक द रेशियो एनालिसिस हमारा इंक्लूड हो गया, बजट इंक्लूड हो गया, कॉस्ट वैल्यू प्रॉफिट एनालिसिस हो गया, वो साइंटिफिक फाइनेंशियल डिसीजन में हेल्प करता है। परफॉर्मेंस मेजरमेंट आ जाता है स्टूडेंट, फॉर्म वैल्यू इज डिटरमाइंड बाय द क्वांटम ऑफ द अर्निंग एंड एसोसिएटेड रिस्क, फाइनेंशियल डिसीजन एनहांस बोथ। प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन आ जाता है हमारा, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट इज द नोडल डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, फैसिलिटिंग द कोऑर्डिनेशन अक्रॉस द ऑल फंक्शंस इन द मॉनेटरी टर्म्स वाइज, सबको लेके चलता है, फैसिलिटेट करता है। Form is success, even survive, are to be very considerable extent determined by its financial policy both past and present की। ठीक है, किसी फॉर्म की सक्सेस और उसके सरवाइव करने का उसकी फाइनेंशियल पॉलिसीज बहुत मैटर करती है, उसके पास्ट और प्रेजेंट की। Financial management is properly viewed as an integral part of overall management rather than as a staff specialty concerned with the fundraising operations. फोर कोर प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना, जो हमने कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं स्टूडेंट, कंपेयर रिटर्न्स अगेंस्ट हर्डन रेट्स, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, फाइनेंशियल डिसीजन स्ट्रॉन्ग लेना, उसमें पैसा कहाँ लगना चाहिए, कौन से डेप्ट में लगना चाहिए, इक्विटी में लगना चाहिए, कहाँ लगना चाहिए, उस चीज़ का ध्यान रखना। डिविडेंड डिसीजन लेना, डिसाइड डिविडेंड पे आउट,
ठीक है, वर्सेस रिटेंशन रेशो एज अ मैक्सिमम मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स इंक्लूड्स अ बोनस शेयर्स एंड कैश डिविडेंड्स, इनको इंक्लूड किया जाता है। लिक्विडिटी डिसीजंस लिए जाते हैं, है ना। मैनेज द करंट एसेट्स, जिसमें हम मैनेज करते हैं। बैलेंस प्रॉफिटेबिलिटी की देखते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हार्डन रेट आता है हमारा, अलग अलग रिस्क। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को इंक्लूड किया जाता है इसके अंदर। रिस्क रिलेशनशिप में हम हायर 100 रेट रिक्वायर्ड करते हैं, ये सारा इंक्लूड किया जाता है। फाइनेंशियल डिविडेंड डिसीजंस आ जाते हैं हमारे। डिसाइडिंग व्हेन वेयर एंड हाउ टू रेज फंड, ये करना। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूड द एटीआरस, जीटीआरस, ईसीबी, इक्विटी बॉन्ड्स, डिवेंचर, ये हो गए हमारे। डिविडेंड डिसीजन हो गए, डिविडेंड पे आउट रेशो निकालना, रिटेंशन रेशो फाइंड आउट करना। ऑब्जेक्टिव होता फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्या क्या रहती है। इंश्योर एडिक्वेट एंड रेगुलर सप्लाई ऑफ फंड टू द बिजनेस के लिए हो। प्रोवाइड अ फेयर रेट ऑफ रिटर्न टू सप्लायर ऑफ कैपिटल के रहे। और हमारा इंश्योर इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल हो, चाहे वो प्रॉफिटेबिलिटी हो या लिक्विडिटी हो या सेफ्टी हो। मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ कैपिटल्स को करे थ्रू साउंड कम्बाइनेशन ऑफ कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज को इंक्लूड करके। कोऑर्डिनेट फाइनेंशियल विद ऑल अदर डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सबके कोऑर्डिनेट करके चलिए। अब यहाँ पे दो टर्म्स आ गई, प्रॉफिट मैक्सिमिजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमिजेशन। शॉर्ट टर्म गोल फोकस ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट के लिए किया जाता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में, इग्नोरिंग रिस्क एंड वैल्यू टाइम वैल्यू ऑफ मनी की। और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में हमारा लॉन्ग टर्म गोल आता है इंक्रीजिंग था, जिसमें शेयर होल्डर वैल्यू इंक्लूड होती है, मार्केट शेयर इंक्लूड होती है। आल्सो नाउन एज द नेट प्रेजेंट वैल्यू मैक्सिमाइजेशन बोला जाता है इसे। ठीक है, क्लियर है आपको। इसके ड्रॉबैक्स होते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के, जैसे इग्नोर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करता है, इग्नोर रिस्क करता है, इंक्रीज द मोनोपोलिटिक्स टेंडेंसीज को करता है। और इसमें वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के हम ले ये कह सकते हैं एनालिसिस ऑफ रिस्क को इंक्लूड करता है, अनसर्टेनिटी। और हमारा ये रिकॉग्नाइज टाइम ऑफ वैल्यूज ऑफ मनी को करता है। ठीक है, उसके बाद मेजर इनकम कैश फ्लो नोट अकाउंटिंग प्रॉफिट्स को इंक्लूड करता है। ये सारे इसके हैं। ये दोनों में डिफरेंस है, ये डिफरेंस याद रखना है, इनमें पेपर में पूछा जा सकता है वेल्थ एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में। इकोनॉमिक प्रॉफिट एंड अकाउंटिंग प्रॉफिट आ जाता है। अकाउंटिंग प्रॉफिट में नेट प्रॉफिट ऑन द इनकम स्टेटमेंट में इंक्लूड होता है, जिसमें हमारा टोटल रिवेन्यू में से माइनस कर देते हैं ऑल एक्सप्लिसिट कोस्ट, जिसपे जैसे एग्जांपल वेजेस हो गए, रेंट हो गए, मटेरियल। तो हम ये कह सकते हैं अकाउंटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल रिवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कोस्ट। और इकोनॉमिक प्रॉफिट में आता है फ्री कैश फ्लो जनरेटेड अबव ऑल कोस्ट, इंक्लूडिंग द इम्प्लिसिटी कोस्ट एंड एक्सप्लिसिटी कोस्ट। तो हम यहाँ पे लेते हैं इकोनॉमिक प्रॉफिट इक्वल टोटल रिवेन्यू, जिसमें एक्सप्लिसिटी कोस्ट प्लस इम्प्लिसिटी कोस्ट दोनों को इंक्लूड किया जाता है, तो हमारा इकोनॉमिक प्रॉफिट निकल आता है। नेक्स्ट एजेंसी रिलेशनशिप होगा। फॉर्म ग्रो टू पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, ठीक है, एंड ओनर्स डिलीगेट डिसीजन मेकिंग टू मैनेजर्स। मैनेजर रिलेशनशिप बिटवीन एजेंट एंड प्रिंसिपल इज द एजेंसी रिलेशनशिप। जो एक कंपनी के एजेंट और कंपनी के प्रिंसिपल्स के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं, उन्हें हम एजेंसी रिलेशनशिप बोलते हैं। प्रॉब्लम्स, एजेंट्स मे एक्ट इन सेल्फ इंटरेस्ट rather than the principal interest, financial misappropriation and fringe benefit and short term tactics। तो ये सारे इसकी प्रॉब्लम रहती है। और एजेंसी कोस्ट क्या, इसमें मॉनिटरिंग कोस्ट इंक्लूड की जाती है। प्रिंसिपल मॉनिटर्स एजेंट्स वाया द ऑडिटेड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कि एक मॉनिटरिंग एजेंट को करेगा प्रिंसिपल। और बाउंडिंग कोस्ट, एजेंट एंश्योर प्रिंसिपल ऑफ गुड फेथ में रहे। एंड रेजिडेंशियल कोस्ट एंड रिमेनिंग कोस्ट आफ्टर मॉनिटरिंग एंड बाउंडिंग के बाद रहनी चाहिए।
चेंजिंग फाइनेंशियल लैंडस्केप आता है, लो इंटरेस्ट रेट एंड मार्केट कैपिटल आती है इसके अंदर। लो इंटरेस्ट रेट हमारा इंक्लूड होता है इसके अंदर, मार्केट कैपिटल इंक्लूड होती है। फॉर हैव ट्रांसफॉर्म फंड रेजिंग ग्लोबली, कहीं भी हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, लेस इंटरमेडिएशन आता है हमारा, इंक्लूड होता है इसके अंदर, जिससे इंट्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड रिड्यूस इंटरमीडिएशन हैव एक्सपेंडेड फाइनेंशियल ओपिनियंस इंक्लूड होते हैं। ट्रेंड एंड रिस्क चेंजेस आते हैं हमारे, इन्वॉल्व होते हैं चेंजिंग में। Volatility in commodity prices, increased risk exposure and substantial lowering of the customer duty, removal of trade barriers, ठीक है, ये सारा इंक्लूड होता है। ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल स्टेट मैनेजमेंट में हम स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, मीडियम मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गया, लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इन सबको हम डिवाइड करते हैं तीन पार्ट्स में, ठीक है। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में नो सेपरेट फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, बुक कीपिंग एंड बैंक वर्क टुगेदर। And medium organization में separate finance department and under the board supervising vision में होना चाहिए, no सब divisions इसके अंदर होते हैं, ठीक है, कोई सब डिवीजन नहीं होते। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में सब डिवाइडेड होते हैं, फाइनेंशियल कंट्रोलर लगे होते हैं फॉर प्लानिंग, कंट्रोल, बजटिंग एंड ट्रेजरार होते हैं फॉर फंड राइजिंग, कैश एंड रिसीवेबल मैनेजमेंट इंक्लूड होता है, ये तीनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो इनमें फाइनेंशियल कंट्रोलर लगे होते हैं जो प्लानिंग करते हैं, कंट्रोल करते हैं एनुअल रिपोर्ट्स को, कैपिटल बजटिंग को, कॉस्ट एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, पेरोल को। ट्रेजरर रेजिंग शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म फंड्स करते हैं, कैश करते हैं, रिसीवेबल मैनेजमेंट होता है, ऑडिटिंग एंड बैंक रिलेशंस होते हैं इनसे। ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया। टास्क ऑफ द मॉडर्न फाइनेंशियल मैनेजर, एक बार आप पढ़ लीजिए फिर इसे डिस्कस करते हैं। टास्क ऑफ मॉडर्न फाइनेंशियल मैनेजर्स में हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग आ जाती है, बताया था मैंने आपको, फंड मैनेजमेंट आ जाता है, डिस्पोजल और प्रॉफिट इंक्लूड होता है, ठीक है। डिसाइड जिसमें किया जाता है डिविडेंड क्वांटम बेस्ड ऑन द फ्यूचर एक्सपेंशन नीड्स, ठीक है, क्या क्या है, टैक्स पॉलिसी क्या है, और मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वेल्थ को किया जाता है। इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्टिंग एंड लीगल कॉम्प्लाइंसेस आ जाते हैं सारे के सारे। की वर्ड्स इंक्लूड होते हैं जिसमें अकाउंटिंग प्रॉफिट इंक्लूड होता है, हमने क्या क्या पढ़ा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन देखा, डिविडेंड डिसीजन देखा, इकोनॉमिक प्रॉफिट देखा जिसमें एक्सप्लिसिटी प्लस इम्प्लिसिटी कोर्स को इंक्लूड किया गया है, फाइनेंशियल डिसीजन देखे, प्रोपोजिशंस ऑफ द इक्विटी वर्सेस डेप्थ इन द फॉर्म, कैपिटल स्ट्रक्चर को पढ़ा, लिक्विडिटी डिसीजंस देखे, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में इंश्योरिंग द फॉर्म मीट्स ऑल फाइनेंशियल कमिटमेंट ऑन द टाइम इन द फॉर्म, है ना, जितने फाइनेंशियल कंपनी सारी जरूरत के हिसाब से फाइनेंशियल कमिटमेंट टाइम पे फिल करे, अपने फुलफिल करे। फिर समरी आ जाती है आपकी, पढ़ लीजिए इसे। समरी हो गई। ये आपके लिए क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ इंडस्ट्री, ये क्वेश्चन है, कैसे है, तो उसके बारे में जस्टिफिकेशन देनी है। हाउ डज मॉडर्न फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो जो आपको कराया उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पुटअप किए जा सकती है। ये आपका सेल्फ असेसमेंट टेस्ट था। डन, हो गया यहाँ तक, चले आगे। चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए एक बार अपनी अटेंडेंस के लिए, मुझे दिख जाएगा किस किस का रिप्लाई आ रहा है, कौन एक्टिव है कौन नहीं एक्टिव।
अगला लेके चलते हैं। नया टॉपिक है, एक यूनिट और कवर करते हैं आज। यूनिट नंबर 9 आ गई है ब्लॉक 3 की। चलिए आगे स्टूडेंट्स। हमारा अगला टॉपिक है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्या मतलब है, पहले मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अगर किसी को आता है चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकता है, अदरवाइज मैं तो बता ही रहा हूँ आपको। टाइम वैल्यू ऑफ मनी टॉपिक है हमारा। इसका मतलब होता है कि आज का पैसा फ्यूचर के पैसे से ज्यादा वैल्यूएबल होता है। यू नो, एक हम सिंपल लैंग्वेज में देखें, आज 100 रुपीज की वैल्यू है, फ्यूचर के 100 रुपीज से ज्यादा होती है। बताओ मुझे, आंसर दीजिए चैट बॉक्स में। आज 100 रुपीज की वैल्यू फ्यूचर के 100 रुपीज से ज्यादा होती है। मोस्ट सिंपल लैंग्वेज में आपसे पूछ रहा हूँ मैं। चैट बॉक्स चेक करते हैं किसके रिप्लाई आए हैं। स्टूडेंट, आपका आंसर एक बच्चे ने नो का है, ये यस होगा, क्योंकि हमें इंटरेस्ट मिलता है। आज का पैसा इन्वेस्ट करोगे आज की डेट में तो फ्यूचर में बढ़ जाएगा ना वो पैसा। महंगाई भी बढ़ती है, टाइम के साथ पैसे की वैल्यू कम होती है ना। रिस्क फैक्टर भी होते हैं हमारे, फ्यूचर अनसर्टेन होता है, इसलिए आज का पैसा ज्यादा सेफ है, हम इसे यस कहेंगे। तो यह बेसिक फॉर्मूला होता है फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए, जो हमारा प्रेजेंट वैल्यू होती है, ठीक है, उसे हम 1 + R कर देते हैं इंटरेस्ट रेट, और उसकी पावर n कर देते हैं कितने सालों के लिए, तो हमारा फ्यूचर रेट वैल्यू निकल आती है। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करना होगा। तो हमने ये फॉर्मूले यूज करने हैं।
तो हम ये कह सकते हैं इससे हमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी से मनी ग्रो विद टाइम के हिसाब से पता लगता है। ठीक है, और इसलिए आज का पैसा फ्यूचर के से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चले आगे। तो यहाँ लिखा भी हुआ है, अंडरस्टैंडिंग वाई आर रुपीज टूडे इज वर्थ मोर व्हेन रुपीज टुमारो, मैथमेटिकल टूल इज टू क्वालिफाई दैट डिफरेंट। तो अलग अलग फॉर्मूले हम यूज कर सकते हैं, इसमें भी फंक्शंस आते हैं, हमारे फॉर्मूले आएंगे वो देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ दिस यूनिट, इंट्रोडक्शन ऑफ टीवीएम। टीवीएम को देखना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में हेल्प करता है, लोन और ईएमआई कैलकुलेट करने में हेल्प करता है, बिजनेस प्लानिंग में हेल्प करता है, फाइनेंशियल मॉडलिंग में हेल्प करता है। ठीक है, वाई मनी हैज टाइम वैल्यू, प्रेफरेंस फॉर करंट कंजप्शंस, इंफ्लेमेशन एंड सेंटेंटली, ये सारा इंक्लूड किया गया है। डिटरमाइनिंग द फ्यूचर वैल्यू, कंपाउंडिंग, हमारा शॉर्टर पीरियड, इफेक्टिव एंड नॉर्मल रेट्स आ गए, नॉमिनल रेट्स आ गए, कंटिन्यूस कंपाउंडिंग आ गई इसके अंदर, ये सारे ये हमारे पार्ट्स इंक्लूड किए गए हैं। एन्युइटीज आ गई, रेगुलर एन्युइटीज हो गई, ड्यूज हो गई, प्रेजेंट वैल्यू हो गई, सिंकिंग फंड हो गए, कंपनी कैपिटल रिकवरी हो गई, ये सारा समरी एंड फॉर्मूलाज आ गया, की फॉर्मूलाज टेबल्स आ गए, की वर्ड्स आ गए, सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस, एंड फिर आगे हमने समरी पढ़नी, ये सारा हमने कवर करना है इस यूनिट में। Why money has time value? Time value of money state the sum of money is worth more now than the same sum at the future date. You now very well अभी example बताया था आपको, because if it's earning potential and once invested money grow over the time through the compounding interest के साथ, है ना, जिसमें हमारा करंट कंजप्शन इंक्लूड होता है, जिसमें जनरल प्रेफरेंस फॉर स्पेंडिंग टुडे ओवर द फ्यूचर्स हम करते हैं, पॉजिटिव रिटर्न्स करते हैं, कैपिटल सेविंग कैन बी एम्प्लॉयड टू जनरेट रिटर्न्स करती है, महंगाई हो गई हमारी, है ना, मनी उसके हिसाब से डिक्रीज होती है, अनसर्टेनली कुछ हमारे कुछ फंड्स हो गए, कैश फ्लो आर इनहेरिटली अनसर्टेन पोजीशन में हो रहा है फ्यूचर में, कंपाउंडिंग ट्रांसलेट प्रेजेंट वैल्यू इनटू फ्यूचर वैल्यू में हो जाती है, डिस्काउंटिंग ट्रांसलेट द फ्यूचर कैश फ्लो बैक टू द प्रेजेंट, देयर प्रेजेंट इवेल्युएट हो गया, है ना, ये एक बार पढ़ लीजिए सारा। तो स्टूडेंट ये हमने देखा सारा, हमारी महंगाई कैसे बढ़ रही है, हमारे कंपाउंडिंग ट्रांसलेट्स, है ना, ये सारा आपने देखा। तो एग्जांपल आपको पता लग गया। ये हमें टीवीएम का क्या है, एक तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में हेल्प करेगा हमारा, है ना, और हम ये भी कह सकते हैं, एक एग्जांपल और ले हम, अगर तुम्हारे पास आज 1,000 रुपये है और 10% इंटरेस्ट मिलता है, तो एक साल बाद कितना हो जाएगा सोचो, 1,100 हो गया। अगर मैं उसे 2 साल बाद देखूं इंटरेस्ट को, तो 1,210 हो जाएगा हमारा, है ना, इसलिए आज का 1,000 फ्यूचर में बढ़कर ज्यादा हो जाता है। ठीक है, समझ आ गया, ये एग्जाम्पल आपको क्लियर है, चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। सोनाली का है रिप्लाई, बहुत एक्टिव रहती है, आलम भी बहुत एक्टिव रहता है, कहाँ है आज आलम? चैट बॉक्स में रिप्लाई दीजिए। चलो आगे चलते हैं। अंडरस्टैंड द टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड व्हाट गिव्स मनी इट्स टाइम वैल्यू। ठीक है, कैलकुलेट प्रेजेंट एंड फ्यूचर वैल्यू यूजिंग कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग मेथड को यूज करना, अप्लाई प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक्स टू रियल वर्ल्ड फाइनेंशियल डिसीजंस में हेल्प करना, ये सारा इसके अंदर हमारा आता है। Determining the future value, compounding is the process where interest is reinvested to generate the additional earning over time। ठीक है, यहाँ 1,000 देखिए डिपॉजिट है, उसका 10% पर एनम का निकल रहा है, कंपाउंडिंग एनुअली फॉर 3 इयर्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए
कंपाउंडिंग में, ये क्लोजिंग में ये हमें बेनिफिट हो गया, 1331 हो गया, ये हमारा इंटरेस्ट कंपाउंड होके आ रहा है जो कि इस क्लोजिंग में जुड़ रहा है। जनरल फॉर्मूला फॉर फ्यूचर वैल्यू आफ्टर एन का मतलब ईयर्स हो गए, कितने टाइम पीरियड्स के लिए। एन हमारा क्या डिनोट करता है, टाइम्स को, ईयर्स को। आर किसे डिनोट कर रहा है यहाँ पे, के किसे डिनोट कर रहा है, इंटरेस्ट रेट को। हम ये लिखते हैं एफ बी का मतलब फ्यूचर वैल्यू हो गया, पीवी का मतलब प्रेजेंट वैल्यू हो गया, के का मतलब इंटरेस्ट रेट पर ईयर हो गया, एन का मतलब नंबर ऑफ ईयर्स हो गए। फैक्टर इज कॉल्ड फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर हो गया हमारा, ठीक है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपको पेपर में आ सकता है इस तरीके का क्वेश्चन, तो आपने वो कैलकुलेट करना होगा ये फॉर्मूला लगा के। फ्यूचर वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पे 1000, ठीक है। रेट गिवन है, इंटरेस्ट रेट ये आ गया, और इसे कैलकुलेट करके हमने ये लिखा और यहाँ से मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आ गया 2593.7। शॉर्टर कंपाउंडिंग पीरियड आ जाता है व्हेन कंपाउंडिंग इज डन मोर फ्रिक्वेंटली देन एनुअली, फॉर्मूला इज कैलकुलेटेड। ये हमारा कंपाउंडिंग में के डिवाइड बाय एम हो जाता है, यानी कि जो हमारा एम फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग पर ईयर के हिसाब से होता है यहाँ पे। तो रेट है डिवाइड बाय ईयर्स, फिर उसके एम इंटू आर एन आ गया यहाँ पे। तो ये फॉर्मूला इसका बन गया। यहाँ पे हम ये कैलकुलेट करके एनुअल अपना कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, सेमी एनुअल निकाल सकते हैं, क्वार्टरली निकाल सकते हैं। ये हो गया हमारा, ठीक है। ये आपको फॉर्मूले दिए हुए स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो सामने। ये आपको कैलकुलेट करने होंगे। अब देखिए रूल, डबलिंग पीरियड रूल आते हैं 72 और रूल 69, ठीक है। क्योंकि रूल ऑफ थंब हम ये कह सकते हैं, डिवाइड 72 बाय इंटरेस्ट रेट टू गेट द अप्रोप्रिएट डबलिंग पीरियड। 8% इंटरेस्ट रेट है तो 72 डिवाइड बाय 8 हो जाएगा, यानी कि 9 years टू द डबल योर मनी हो जाएगा, जो भी इन्वेस्ट कर रहे हो आप। और रूल जो 69 मोर एक्यूरेट होता है, मोर इसका फॉर्मूला हमारा डबलिंग पीरियड के लिए दिया हुआ है। जो भी फॉर्मूला है उसमें हम अपना इंटरेस्ट रेट लगाते हैं, ठीक है। जैसे है 10%, 0.35 कुछ आपको गिवन है, 69 वैल्यू गिवन है, इंटरेस्ट रेट नीचे गिवन है, तो 7.25 ईयर्स के हिसाब से आ जाएगा। ये फॉर्मूले आपको इसके मिल जाएगा, इसका फॉर्मूला आपको बुक से मिल जाएगा, शायद आगे लिखा होगा, ये रहे। कंटिन्यूस कंपाउंडिंग का ये फॉर्मूला है, ये आपको याद करना है। फ्यूचर वैल्यू निकालने का ये फॉर्मूला है आपको। ये एग्जांपल्स बुक में आपके दिए हुए, सारे बुक से आपने अच्छे ढंग से देखने हैं, पढ़ने हैं। देखिए एनुअलिटी इज द स्ट्रीम और यूनिफॉर्म प्रिडक्टिव कैश फ्लो होता है। एग्जाम्पल इंक्लूड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड किया जाता है, रिकरिंग द बैंक डिपॉजिट हो गया, ठीक है। रेगुलर डेफर एनुअलिटी होती है, कैश फ्लो क्यूर एट द एंड ऑफ द ईच पीरियड, लास्ट कैश फ्लो अर्न नो इन इंटरेस्ट। एनुअलिटी ड्यू होती है, कैश फ्लो क्यूर एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड, ईच कैश फ्लो अर्न वन एक्स्ट्रा पीरियड ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है आपको, 1000 डिपॉजिट हो रहा है एनुअली 5 ईयर्स एट 10% के लिए। रेगुलर एनुअलिटी निकालने के लिए हम यहाँ पे, ये आपको फ्यूचर एनुअलिटी गिवन है क्वेश्चन में, जो कि ड्यू है, डिफरेंस अराइजेस बिटवीन एनुअलिटी ड्यू कैश फ्लो अर्न इंटरेस्ट फॉर वन एडिशनल पीरियड के लिए। ये फॉर्मूला है हमारा, इस फॉर्मूले में हम ये वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। रेगुलर एन्युटी निकालने का ये रहा फॉर्मूला, फ्यूचर एन्युटी वैल्यू निकालने का ये रहा फॉर्मूला। आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा स्टूडेंट। सीकिंग फंड फैक्टर निकालने का फॉर्मूला है,
ठीक है, ये फॉर्मूले आपको यूज करने हैं, बुक में है, इलस्ट्रेशन से ट्राई करनी है इन सबको। डिटरमाइनिंग द प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए, फ्यूचर प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला दिया हुआ है यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए। ये स्टूडेंट सारे फॉर्मूले गिवन है। इस टोटली चैप्टर बेस्ड ऑन द फॉर्मूला, न्यूमेरिक फॉर्मूले हैं ये सारे। समरी ऑफ की फॉर्मूला यहाँ ऐड किया हुआ है स्टूडेंट, ठीक है, ये आपको याद करनी है फॉर्मूले। ये कीवर्ड्स हो गए, हमने चैप्टर में क्या क्या कवर किया। एनुअलिटी ड्यू क्या होती है, जो कैश फ्लो हमारा होता है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईच पीरियड में जितना हमारे पास पड़ा होता है। और रेगुलरिटी एनुअलिटी क्या होती है, जो कैश फ्लो हमारा एंड ऑफ द ईच फाइनेंशियल ईयर के होता है। स्टूडेंट हमारी ये यूनिट फिनिश हो गई है। ये फॉर्मूले आप बुक से देख लेना, इसके क्वेश्चंस देख लेना, बुक से आपके स्टडी मटेरियल से लिए हुए हैं। चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। अब हमारा यहाँ तक हो चुका है, अब कल हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ना है, थोड़ा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी, आपसे मेरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, आज यहाँ तक हो गया है, अब थोड़ा कॉस्ट ऑफ कैपिटल का चैप्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कल लेके चलना है। इस ब्लॉक की हमारी कितनी यूनिट रह गई है, वन टू, टू यूनिट्स रह गई, थ्री यूनिट्स रह गई, कल ब्लॉक हमारा थ्री फिनिश हो जाएगा स्टूडेंट। कल के डे में मैं देख लेता हूँ, हमारा ब्लॉक थ्री फिनिश हो जाना चाहिए। हाँ, कल आपका ब्लॉक की लास्ट है, फिर नेक्स्ट वीक आपका ब्लॉक फोर चलेगा केवल। दो यूनिट उस दिन होगी, एक यूनिट रह जाएगी, वो 26 तारीख को होगी। ठीक है, इस तरीके से ब्लॉक्स डिवाइड है इसके। मैंने आज तीन यूनिट करा दी है ना, एक यूनिट रह गई है, दो यूनिट और रहेगी इसकी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और हमारा आता है टॉपिक इन्वेस्टमेंट, यानी कि कल ही आपका ब्लॉक फिनिश हो जाएगा, कल की डेट में फिनिश है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है कंपनी को पैसे फंड्स यूज करने के बदले जो कॉस्ट या रिटर्न देना पड़ता है। समझ गए आप, कंपनी को पैसा या फंड यूज करने के बदले जो कॉस्ट या रिटर्न देना पड़ता है। ठीक है, जब कंपनी पैसा लेती है लोन या इन्वेस्टर से, तो उसे पैसे की एक प्राइस होती है, उसी को कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उस प्राइस को। जैसे एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे बैंक से आप लोन लिया तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, बताओ मुझे, और सोचो। देना पड़ेगा सर। हाँ, तो वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया। इसके अलावा और क्या हो सकता है, सोचिए। अगर मान लीजिए एक शेयर होल्डर ने पैसा लगाया, उसको रिटर्न में डिविडेंड या ग्रोथ चाहिए। मान लो शेयर होल्डर हमारे इसमें पैसा लगा रहा है, तो उसमें रिटर्न में डिविडेंड्स और ग्रोथ चाहिए, वो इसका एग्जांपल हो जाएगा हमारा। हाँ जी सर।
हाँ जी स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे शेयर होल्डर्स की। हम बात कर रहे थे शेयर होल्डर्स की। शेयर होल्डर्स ने पैसे लगाए हमारी फॉर्म के अंदर, ठीक है। और उसे भी उसकी जगह क्या चाहिए होगा, डिविडेंड या ग्रोथ चाहिए होगी, तभी वो इन्वेस्ट करेगा। तो वो क्या हो गया हमारा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया। समझ गए? कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है कंपनी को पैसे यूज करने के बदले जो कॉस्ट या रिटर्न देना पड़ता है, वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। यानी कि कंपनी जब पैसा लेती है, लोन में ले या इन्वेस्टर से ले, तो उस पैसे को की एक प्राइस होती है, ठीक है, प्राइस होती है, उसी को कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। और अभी जो एग्जांपल लिए दोनों ही हमारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल के एग्जांपल हैं। एक स्टूडेंट आयुषी ने मुझे चैट बॉक्स में कुछ लिख के दिया है, ठीक है आयुषी। एनी अदर स्टूडेंट कोई और एग्जांपल देना चाहे, चैट बॉक्स में आप दे सकते हो एग्जांपल मुझे। मैं वेट कर रहा हूँ, आपको टाइम दे रहा हूँ 5 मिनट का। यू कैन राइट द एग्जांपल इन द चैट बॉक्स। और आज आपकी अकाउंट्स की एक यूनिट और ले रहा हूँ, ये वाली कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाली यूनिट भी मैं सोच रहा हूँ ले लूँ, क्योंकि मैं आपको ना आज थोड़ा और पढ़ा देता हूँ। ये यूनिट भी आज ही ब्लॉक कंप्लीट करा देते हैं, ठीक है। तो आपकी अकाउंट्स की क्लास आज 1 बजे ना 1:30 बजे ओवर होगी, ठीक है। बीच में 15 मिनट का ब्रेक कर देंगे। ऐसा कर देंगे, 1 से 1 15 मिनट का ब्रेक कर देंगे बीच में, ठीक है। 1:30 बजे तक चलेगी। जो आपकी 1 बजे क्लास थी वो सर थोड़ा लेट ज्वाइन करेंगे, तो आप लोग 1:30 तक मेरे साथ हो, आपकी क्लास कंटिन्यू मेरे साथ ही है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एग्जांपल सोचिए, और टाइप ऑफ कॉस्ट कैपिटल में क्या क्या चीजें हमारी आ सकती है। टिल सोनाली, तो कॉस्ट कैपिटल डेब्ट्स आर द टाइप ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आप डेब्ट्स बिल्कुल सही कह रहे हो, हम कॉस्ट ऑफ डेब्ट्स हो गए। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें यूज होती हैं। इक्विटी भी हम कह सकते हैं, है ना, हमारी इक्विटी हो गई, कैपिटल हो गई, फंड्स हो गए। और लोगों को भी सोचने दो। वेरी गुड सोनाली, आप आपने आंसर दे दिया, थोड़ा वेट कीजिए, दूसरों को भी देने दीजिए आंसर। हाँ जी, तो इसके अंदर हमारे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर आ सकते हैं, जो स्टॉक सोनाली ने बताया है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ सकती है, शेयर होल्डर को एक्सपेक्टेड रिटर्न, जैसे एग्जांपल इन्वेस्टर को 12% रिटर्न चाहिए, है ना, एग्जांपल्स में। ये एग्जांपल है कॉस्ट ऑफ इक्विटी का। वेरी गुड आयुषी सक्सेना, वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्लूड है, जिसका फॉर्मूला हमारा WACC इक्वल E डिवाइड बाय V RE प्लस D डिवाइड बाय V RD होता है। E स्टैंड फॉर इक्विटी, D फॉर डेप्ट हो गया हमारा, V फॉर टोटल कैपिटल हो गया, RE हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो गया, और हमारा RD कॉस्ट ऑफ डेप्ट हो गया, ठीक है। ये सारा इंक्लूड किया जाता है। बहुत अच्छा बता रहे हो आप। कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूज करने के फायदे भी है कुछ, जैसे इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना, प्रोजेक्ट लेना या नहीं लेना, कोई प्रोजेक्ट बिजनेस में हाथ डालना है या नहीं डालना, बिजनेस के प्रोजेक्ट में, वो फायदा है। कंपनी वैल्यूएशन में है या नहीं, वैल्यूएशन का पता लगना,
प्रॉफिटेबिलिटी कंपेयर करने में हेल्प करता है, फाइनेंशियल प्लानिंग में हमारा हेल्प करता है ना, ये सारे इसके बेनिफिट्स है। डन। अब इसे शेयर करते हैं, ये डिस्कस कर लेते हैं चैप्टर को ही। तो स्टूडेंट हमारा जो टॉपिक अब आ रहा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। इट्स गाइड टू अंडरस्टैंडिंग द कॉस्ट ऑफ डिफरेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस। ठीक है, जैसे एग्जांपल में सोनाली ने अभी बताया है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एग्जांपल है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई हमारी, है ना। देयर सिग्निफिकेंस इन फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। इस यूनिट में हमने क्या क्या डिस्कस करना है, इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल जिसमें डिवेंचर, हमने टर्म लोन सभी पढ़ा था, प्रेफरेंस शेयर पढ़ा था, इक्विटी पढ़ा था, रिटेन अर्निंग पढ़ी थी, और वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गया हमारा मेथड, वेटेज मटेरियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गया, ये दोनों एग्जांपल्स है इसके। सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल की क्या है, अभी डिस्कस की थी ना, सिग्निफिकेंस के क्या क्या फायदे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में हेल्प करता है, किसी प्रोजेक्ट में हमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना, कंपनी वैल्यूएशन में हेल्प करता है हमारी, प्रॉफिटेबिलिटी कंपेयर करने में हेल्प करता है, फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्प करता है, सारे डिसीजन में हमारी ये हेल्प करता है ना, ये सारा आ जाता है। चलिए आगे। देखिए, बिजनेस में रिक्वायर द केयरफुल आइडेंटिफिकेशन राइट सोर्स ऑफ फंड टू मीट डे टू डे फाइनेंशियल नीड। बिजनेस की फाइनेंशियल जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें राइट सोर्स ऑफ फंड की जरूरत होती है, आइडेंटिफिकेशन करने की केयरफुली, ताकि हमारे फंड्स अच्छे ढंग से बिजनेस में यूटिलाइज हो सके, लग सके। कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिप्रेजेंट द at least return rate of generating the revenues that meet investor expectations को। an investor may choose the equity shares and debentures, term loans and combination therefore, ठीक है, वो भी अपना इन्वेस्ट करेगी कहीं ना कहीं। it remains a major factor in and certainly the company found the capital structure, the financial manager most appropriate the cost of capital and choose the financial vehicle to yield the expected rate of return, ठीक है, thereby maximizing shareholders wealth के लिए ही यूज किया जाता है सारा का सारा। तो इसमें हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव आते हैं, क्या क्या हमने कवर करना है। कोर कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इट्स इंपॉर्टेंट टू द बिजनेस, की बिजनेस में क्या इंपॉर्टेंट ये हमने जान ही लिया है। सोर्स ऑफ फाइनेंस कहाँ से आते हैं, हमारे मार्केट से, डेप्ट से, इक्विटी से, ये अभी हमने पढ़ा है ना, आप लोग भी बता रहे थे, शेयर से। तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए हमारे। आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या रहती है, आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड इट्स रोल इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या हेल्प करता है ये देखना है। WACC देखा है हमने, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेथड देखा है ना, ये सारा हमने अभी डिस्कस किया है। डन। हम इसका फाइनल कंक्लूजन क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं पैसा यूज करने की प्राइस, इसे कम रिटर्न आया तो लॉस हो जाएगा, ज्यादा रिटर्न आएगा तो प्रॉफिट हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा हमारा, इक्वल टू, ये कह सकते हैं पैसा यूज करने की प्राइस, अगर इसमें हमें रिटर्न आया, कम आया तो लॉस में जाएगा, ज्यादा आएगा तो हम प्रॉफिट में जाएंगे, है ना, यही कह सकते हैं हम इसे। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा सारी चीजें। चलते आगे। कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल्स के क्या क्या हैं, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर आ गए हमारे, डिवेंचर में डिस्काउंट रेट इक्वलिटी नेट प्रोसीड फ्रॉम द डिवेंचर इशू टू द एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट और प्रिंसिपल कैश आउटफ्लो हो गया हमारा।
ठीक है। कॉस्ट ऑफ टर्म लोन्स हो गए हमारे, इंटरेस्ट रेट इंटू वन माइनस टैक्स रेट हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन द टर्म लोन इज लाइबल फॉर टैक्सेबल आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल आ जाएगी इसमें, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल आ जाएगी इसके अंदर, है ना, जिसमें हमारी अर्निंग प्राइस रेशियो इंक्लूड है और साथ में ये सब निकल आता है। इसमें हम बाउंड यील्ड को रिस्क प्रीमियम अप्रोचेस से ऐड करते हैं ना, ये सारी चीजें। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल में डिस्काउंट रेट इक्वलिटीइंग द प्रोसीड फ्रॉम द प्रेफरेंस इश्यूज टू डिविडेंड एंड प्रिंसिपल पेमेंट्स होती है, ये सारे इंक्लूड किया जाता है इसके अंदर। कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स का फॉर्मूला ये रहा स्टूडेंट, आपको दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ डिवेंचर को केडी से रिप्रेजेंट करते हैं, इज द डिस्काउंट रेट इवेल्युएटिंग इक्वलिटी नेट प्रोसीड टू एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल रीपेमेंट से, ये फॉर्मूला ये है। और यहाँ पे आई का मतलब एनुअल इंटरेस्ट हो गया, टी का मतलब टैक्स रेट हो गया, एफ का मतलब रिडम्पशन प्राइस हो गया, पी का मतलब नेट प्रोसीड्स हो गया, एन का मतलब मैच्योरिटी पीरियड हो गया। ये क्वेश्चन आपको गिवन है स्टूडेंट। इसमें डिवेंचर आपको 15% गिवन है, फेस वैल्यू गिवन है मार्केट के हिसाब से 100 रुपीज शेयर्स की, रिडम्बेबल 5% प्रीमियम आफ्टर 7 years, नेट प्रोसीड 95, टैक्स रेट 50%। तो आपका ये रिजल्ट कैलकुलेट हो जाएगा। यू विल पुट द वैल्यूज, जहां जहां आपको वैल्यूज फॉर्मूले में दी हुई है आप पुट करोगे और रिजल्ट अपना कैलकुलेट करोगे। टर्म लोन आ गया, रेफरेंस कैपिटल आ गया, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला गिवन है आपको, केटी टर्म लोन के लिए, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल के लिए केपी यूज होता है यहाँ पे, है ना। ये सारा पहले वाला सारा है। टी का मतलब यहाँ टैक्स रेट हो गया क्वेश्चन में, समझ आ गए। आई आपका इंटरेस्ट रेट हो गया। यू विल पुट द फॉर्मूला एंड कैलकुलेट द, कैलकुलेशन हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, तो डिविडेंड फॉरेस्ट अप्रोच यूज होती है इसमें, CAPM यूज होती है, अप्रोच यूज होती है। बॉन्ड येल्ड प्लस रिस्क प्रीमियम यूज किया जाता है, मैंने बताया। अर्निंग प्राइस रेशियो इंक्लूड होती है ना। वी यूज द सेपरेट फॉर्मूला ऑफ ईच, हम इन सब का अलग अलग फॉर्मूला यूज करते हैं कैलकुलेशन में। कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग एंड एक्सटर्नल इक्विटी, when a firm retain earnings shareholder demand compensation thus, तो K2 इक्वल के आर इक्वल K2 हो जाएगा। इट इज ऑलवेज लोअर देन द कॉस्ट ऑफ फ्रेश इक्विटी एश्योरेंस ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट। स्टूडेंट कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग क्या होती है? हाँ जी, आपसे क्वेश्चन है, चैट बॉक्स में रिप्लाई करो। कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग का मतलब हम क्या कह सकते हैं, कंपनी के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट ना करके बिजनेस में री इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी होती है, इसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहते हैं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग का मतलब होता है कंपनी के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट ना करके बिजनेस में री इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी होती है। जो प्रॉफिट शेयर होल्डर को मिल सकता था उसे रोक कर बिजनेस में लगाया, तो उस पर भी एक कॉस्ट होती है जिसे हम रिटेन अर्निंग कहते हैं। इससे कंपनी क्या करती है, प्रॉफिट कमाती है। उस प्रॉफिट को शेयर होल्डर को देने की बजाय रिटेन बचा कर लेती है, बचा लेती है अपने पास, है ना, नाम ही बता रहा है बचाना, सेव करना। कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल यूटिलिटी आती है, इसे के ई से प्रेजेंट किया जाता है, ध्यान रखना। इन्वॉल्व द फ्लोटेशन कॉस्ट को इंक्लूड किया जाता है, जिसके अंदर लीगल, अंडर राइटिंग, प्रिंटिंग कॉस्ट, डिविडेंड, कैपिटलाइज मॉडल, एवरीथिंग विल बी इंक्लूड। ये इसके फॉर्मूले, आपको फॉर्मूले याद करने हैं स्टूडेंट, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके कैलकुलेशंस करनी है। डन। वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है? ये इट इज द कॉस्ट ऑफ ऑल फाइनेंशियल रिसोर्सेज अ कंपनी यूज
जितनी भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज को कंपनी यूज कर रही है उसकी कॉस्ट होती है हमारी। इसके अलावा सोचो। हम ये भी कह सकते हैं कंपनी की टोटल कैपिटल जो होती है जिसमें हमारे डेब्ट्स और इक्विटी आती है पर एवरेज कॉस्ट हो गई है, जिससे वेटेज प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन किया जाता है। यही कह सकते हैं हम राइट वे में। इसमें आइडेंटिफाई क्या किया जाता है, कॉस्ट किया जाता है, डिटरमाइंड उसकी वेट्स की जाती है, कंप्यूट WACC को यूज करके हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना पड़ता है हमें। कंपनी जितने सोर्सेज से पैसा लेती है, चाहे वो लोन हो गया, शेयर होल्डर हो गया, उन सभी कॉस्ट का एवरेज हमारा क्या होता है, WACC। इसका फॉर्मूला भी हमने देखा था। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है? अब एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, कैलकुलेट किया हुआ है वेटेड कॉस्ट को। ठीक है, लास्ट में रिजल्ट आ रहा है 14.7%। इसमें हमारी इक्विटी भी ऐड है, डेब्ट भी ऐड है, रिटेन अर्निंग भी दी हुई है, एवरीथिंग इज गिवन हियर। ये आपकी बुक का एग्जाम्पल दिया हुआ है। वेटेड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाता है। इन प्रैक्टिस WACC escalates as financially raise the WMCC schedule despite the relationship between additional financial level and WACC breaking point are calculated। breaking point क्या होता है? no loss no profit। याद आ रहा है कुछ? ब्रेकिंग पॉइंट कभी पढ़ा है आपने? वेटेड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है एडिशनल कैपिटल के रेस करने की कॉस्ट। ठीक है, जिसे हर सोर्स के वेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाता है। जब कंपनी नया पैसा उठाती है तो उस नए पैसे को एवरेज कॉस्ट हमारी उसकी इक्वल होती है WMCC के। ठीक है, नया एडिशनल कैपिटल की कॉस्ट आ गई बिजनेस में। ठीक है, फ्यूचर डिसीजन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है WMCC। तो इसका फॉर्मूला आपको गिवन है। KE का मतलब यहाँ पे क्या होता है, हमारा कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी। तो ब्रेकिंग पॉइंट कैसे निकलता है हमारा, टोटल न्यू फाइनेंशियल फ्रॉम द सोर्स एट द ब्रेकिंग पॉइंट डिवाइड बाय प्रोपोजिशन ऑफ दैट सोर्स इज द कैपिटल स्ट्रक्चर। तो हमारा ब्रेकिंग पॉइंट निकल आता है। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक बार देख लीजिए आप इसे। सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट इवेल्युएशन में हेल्प करता है। डिजाइनिंग डेप्ट पॉलिसी, लोन लेने की पॉलिसी में हेल्प करता है हमारी। प्रोजेक्ट कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है IRR ग्रेटर देन हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल इस प्रेफरेंस है, प्रेफर करेंगे हम, है ना। ये सारे हो गए। इम्प्लिसिटी एक्सप्लिसिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पढ़िए इसे, फिर इसे डिस्कस करते हैं अभी। इम्प्लिसिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है स्टूडेंट? जो कॉस्ट डायरेक्टली पे नहीं होती बट एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। ठीक है, एग्जांपल रिटेन अर्निंग। अभी पढ़ा था ना हमने, प्रॉफिट को शेयर होल्डर्स को ना देना, ओनर्स का अपना पैसा बिजनेस में लगाना, ये हमारी क्या हो गई, इम्प्लिसिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल।
और एक्सप्लिसिटी में हम ये कहते हैं एक्चुअल पेमेंट होता है और ये विजिबल होता है। जैसे एग्जांपल इसका, कंपनी ने बैंक से 1 लाख का लोन लिया है 10% पे, तो कंपनी 10,000 इंटरेस्ट पे कर रही है बैंक को, तो वो क्या हो गया, एक्सप्लिसिटी कॉस्ट का एग्जांपल हो गया। हम ये कह सकते हैं इम्प्लिसिटी कॉस्ट हमारी होती है अपॉर्चुनिटी का लॉस, और एक्सप्लिसिटी कॉस्ट होती है रियल कैश पेमेंट। ठीक है, ये इंक्लूड किया जाता है इसके अंदर। ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के, कुछ आपकी बुक में वो पढ़ लीजिए, एक बार देख लीजिए। मैं इसे टाइम दे रहा हूँ 5 मिनट पढ़ने के लिए।